प्राइस डिटर्मिनेशन, हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? चलो, एक ऐसा मार्केट जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट सेम शेप, साइज, कलर, डिजाइन और एट्रीब्यूट्स होता है। और क्या होता है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स होता है। और क्या होता है? देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब लेबर परफेक्टली मोबाइल है। चलिए, ये तो मैंने बताया कि क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या रियली ये मार्केट एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट है। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मानते हैं कि मार्केट में ये एक पेंसिल बिक रही है, अप्सरा ब्लैक पेंसिल। अब अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी और सब एक ही प्रोडक्ट बेचेंगी, अप्सरा ब्लैक पेंसिल। मार्केट में पेंसिल बोले तो अप्सरा। अब हजारों हजारों फर्म्स होंगी, सब एक ही प्राइस में बेचेंगी। बताइए क्या ऐसा मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पर? जवाब है नहीं। मतलब दिस काइंड ऑफ मार्केट कंडीशंस रेयरली एग्जिस्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक तरह का हाइपोथेटिकल मार्केट है। अब आते हैं इसमें इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे। ये तो समझ में आ गया मार्केट क्या होता है। ये वाला फर्म, इसमें एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो इतना कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है कि वो मार्केट को लीड नहीं कर पाती है, अर्थात एक फर्म के पास इतना पावर नहीं है कि वो प्राइस को या आउटपुट को चेंज कर पाए। आइए थोड़ा सा अब डिटेल में समझेंगे क्या है। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं। अब पहले इक्विलिब्रियम बता दें फिर आगे बढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहां मैंने कहा डिमांड, ये रहा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और ये रहा सप्लाई, जहां मीट कर जाए उसे कहते हैं हम लोग क्या? इक्विलिब्रियम। ये रहा इक्विलिब्रियम प्राइस और यहां रहा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाम दे देते हैं, ओपी इज इक्विलिब्रियम प्राइस और ओक्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं फर्म की। तो एक फर्म इंडिविजुअल एंटरप्राइज होती है, जबकि इंडस्ट्री क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट। अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी शुगर प्रोड्यूसिंग फर्म्स आती है। अब क्लियर है? बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम कब होता है? तो मैंने कहा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक सिंगल फर्म या एक सिंगल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, प्राइस को चेंज नहीं कर पाता है। क्या फैक्टर है, क्या रीजन है? तो रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि उसका शेयर, इसका उस फर्म का शेयर या कंज्यूमर का शेयर टोटल सप्लाई में या टोटल डिमांड में नेग्लिजिबल होता है। एग्जांपल समझाओ। हाँ, इस पॉइंट को एग्जांपल मान लेते हैं कि 10,000 फर्म्स हैं जो अप्सरा पेंसिल बेचती हैं। कितनी? 10,000 फर्म्स हैं। उनमें से हर फर्म्स का शेयर कितना है? मुश्किल से हार्डली है 0.01%। कितना मैंने बोला? 0.01%। तो एक फर्म क्या मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाएगी? अगर वो हट भी जाएगी मार्केट से या कोई नई फर्म भी आ जाएगी तो क्या होगा? मार्केट पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो एक इंडिविजुअल फर्म का शेयर टोटल मार्केट के क्वांटिटी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। समझ में आ गया? कह सकते हैं द फर्म इज अ प्राइस टेकर। कौन है इसमें फर्म? द फर्म इज प्राइस टेकर, मतलब फर्म को खुद प्राइस डिसाइड करने की परमिशन नहीं है। नॉर्मल मार्केट में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, इसमें फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस को डिसाइड करती है, कीपिंग इन व्यू दी कॉम्पिटिटर्स। ठीक है? यहां पर फर्म खुद प्राइस डिसाइड नहीं करती है। कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री मैंने बताया, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर फर्म्स, तो पूरी इंडस्ट्री मिलकर के प्राइस डिसाइड करती है। तो इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। कैसे प्राइस बनाती है इंडस्ट्री? वो ऐसे बनाती है, ये देखती है कि किस पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, कहां? डिमांड और ये सप्लाई। देखिए लेफ्ट टू राइट अपवर्ड कर जा रहा है सप्लाई, जहां दोनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर प्राइस बढ़ जाएगा, फ्रॉम ओपी टू OP1 हो जाएगा, तो देखिए यहां पर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। यहां पर कैसे मालूम चला यहां पर एक्सेस सप्लाई? देखिए सप्लाई आउटवर्ड है और डिमांड इनवर्ड है। जबकि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है, लेट्स से प्राइस P2 हो जाता है, ओपी से नीचे आ गया, तो देखिए क्या हो रहा है? इसकी डिमांड एक्सेस हो जा रही है। कैसे मालूम चला डिमांड एक्सेस हो जा रही है? देखिए डिमांड कहां है? यहां रही, डिमांड आउटवर्ड है, बाहर है, और जबकि सप्लाई कम है। अब क्लियर हो गया क्या कंडीशन है? आइए अब समझते हैं, बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट टर्म की। तो इक्विलिब्रियम मैंने बताया तब होता है जब डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं। ज्यादातर परफेक्ट इलास्टिक मार्केट मैंने कहा एग्जिस्ट नहीं करता है। एक इंडिविजुअल फर्म इज फेसिंग अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहां पे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहती है? एक जैसी पूरे समय बनी रहती है, क्योंकि पूरे प्रोडक्ट में पूरे मार्केट में एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है और एक ही प्राइस है। न प्राइस फर्म गिरा सकती है न बढ़ा सकती है। अरे भाई तुम और मैं जब जाते हैं मार्केट में तो होता है ना, ज्यादा खरीदने पे दुकानदार वाले को बोलते हैं कि भैया कम करोगे कि नहीं, जा रहे दूसरी दुकान में, तो यहां पर दुकानदार क्या करता है? प्राइस कम कर देता है। होता है ना ऐसा? अरे बार्गेनिंग हम तुम तो कर लेते हैं, क्या कहते हो? तो यहां पर नो बार्गेनिंग, एक फिक्स प्राइस है। चलिए बात करते हैं अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म होगी तो क्या होगा। तो इसमें इक्विलिब्रियम की पहली दो शर्तें समझ लीजिए, तब उसके बाद समझेंगे। इक्विलिब्रियम अटेन होने की दो शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? पहला कंडीशन है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू बन जाए, या शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर बन जाए। और दूसरा कंडीशन उसी के अंदर क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। चलिए पहले आपको एक परफेक्ट कंडीशन मार्केट में कॉस्ट कर्व और सप्लाई कर्व, कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व दिखाते हैं। चलिए ये रहा हमारा मार्केट का प्राइस की लाइन, ठीक है, और ये रही हमारी आउटपुट की लाइन। या तो आपको मालूम चल गया, अगर डिमांड सप्लाई बनाते हैं तो मैंने कहा ये रहा सप्लाई, ये रहा डिमांड, हाँ ये रहा डिमांड, यहां मिल गया आपको इक्विलिब्रियम प्राइस। ये तो आप समझ चुके हैं, ये तो आपको समझ में आ चुका है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं
एक ऐसे कंडीशन में जिसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बनाना है, तब क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं कर्व को, अब समझाते हैं इक्विलिब्रियम। जब आपकी दो कंडीशंस पूरी करनी है, ध्यान से देखिएगा तभी क्लियर होगा ये पॉइंट। यहां पर है क्वांटिटी या आउटपुट और यहां पर है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अगर बात करें मार्जिनल रेवेन्यू की, एवरेज रेवेन्यू की, एक परफेक्ट कंडीशन मार्केट में वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सर ये क्यों होता है, ये दोनों इक्वल क्यों होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर क्यों होता है, आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सोचिए एक परफेक्ट कंडीशन मार्केट है जहां पर ये मिल रही है क्या, अप्सरा पेंसिल, याद है ना। तो ये पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको रीजन पता चल जाएगा कि लाइन पैरेलल क्यों है एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये क्यों पैरेलल है अभी समझ में आ जाएगा। अगर एक पेंसिल का दाम 10 रुपया है तो दो का दाम 20 है, तीन का दाम 30 है, एंड सो ऑन। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, पहला रिपीट, अब सक्सेसिव रेवेन्यूज को माइनस करते जाइए, क्या लगाएंगे, TRN माइनस TRN माइनस 1। तो आप देखेंगे कि आपके मार्जिनल रेवेन्यूज क्या आ रहे हैं, 10 10 10 10 10, माइनस करके देख लो, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20। और एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, एवरेज रेवेन्यू को निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 आ गया 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 फिर से 10, एंड लास्ट 30 डिवाइडेड बाय 3। तो आपने देखा दोनों आपका कांस्टेंट है, यही आपका मार्केट में प्राइस भी है, समझ में आया क्यों दोनों है, क्लियर हो गया। अब इसमें ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट, क्या बना दिया मैंने, एवरेज कॉस्ट, क्लियर है। कैसा कर्व होता है, यू शेप कर्व होता है। क्यों सर यू शेप कर्व क्यों होता है, बिकॉज इट फॉलोज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा टिक जैसा दिखता है मार्जिनल कॉस्ट, क्या यू होता है पर थोड़ा सा टिक टाइप का दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। जब आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा, जब आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट तो वो एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट पे कट करता हुआ चला जाता है, ठीक सुन रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट कट एसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, ये तो ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, एमसी इज इक्वल टू एमआर, यहां एमसी इज इक्वल टू एआर एमआर, ये रहा पहली कंडीशन, कहां पूरी हो गई, यहां पर। और दूसरी कंडीशन क्या है, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, देखिए एमसी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, इसका नाम है एमआर फ्रॉम, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, यहां पर मिल गया इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, क्लियर है। अब समझ में आया इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है, इक्विलिब्रियम बनाना बहुत जरूरी है, क्लियर है, दोनों कंडीशंस पूरी कर दिया। अब इसमें तीन कंडीशंस पैदा हो सकती है, इक्विलिब्रियम होने के बाद तीन सिचुएशन पैदा हो सकती है, हो सकता है आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो, बराबर हो और कम हो, तीनों कंडीशंस को समझते हैं। इस ग्राफ को समझ, इस डायग्राम को समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तीन सिचुएशंस पैदा होंगी इसमें, क्या तीन पॉसिबल सिचुएशंस पैदा होगी, मैं तीनों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। पहली सिचुएशन ये होगी, हो सकता है कि इसमें फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा ले, वो कब कमाएगी, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, आपसे पता चल रहा है आपकी रेवेन्यू इनकम कॉस्ट से ज्यादा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं, आइए दिखाते हैं, डायग्राम से दिखाते हैं, समझिएगा डायग्राम को। ये है आपके पास एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एआर एमआर कर्व, एआर एमआर कर्व, अभी बताया एआर एमआर कर्व पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है, यहां पे है नीचे नीचे एक्स एक्सिस में क्या है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे है रेवेन्यू और कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, पहले इक्विलिब्रियम बना ले, इक्विलिब्रियम के लिए आपको चाहिए क्या, इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए आपको एसएमसी, ये रहा वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लियर है, ब्लैक से कर देता हूं, ये रहा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ई लिख भी देता हूं छोटा सा, मिल गया इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम है ये पॉइंट समझ में आ गया, पहली कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट राइजेस अप या कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, तो राइजेस अप पूरा हो गया, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अब फर्म प्रॉफिट कब कमाती है, तो मैंने कहा फर्म प्रॉफिट तब कमाती है जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है, इसका मतलब है इसमें एवरेज कॉस्ट कम है, ये मतलब आया। एवरेज कॉस्ट कैसे बनाएंगे, देखिए वापस बना रहा हूं एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऐसा बनाएंगे कि ये एआर कर्व से नीचे चला जाए, देखिए ये एआर कर्व है मेरा स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद ये यू शेप कर्व कुछ इस तरीके से बढ़ जाए, ये है मेरा एसी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि ये जो इक्विलिब्रियम का लाइन है, ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम की लाइन देखी है आपने, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाली लाइन, ये लाइन कहां टच कर रही है, एसी को, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट की लाइन है, जो मैंने ब्लैक से लाइन ड्रॉ की आपके लिए, ये आपकी एसी है, कहां मिली आपको, इक्विलिब्रियम की ठीक नीचे, और ये रहा आपका एआर, साफ साफ पता चल रहा है आपका एआर ऊपर है और एसी नीचे है, एब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, शेड कर दूं इस एरिया को, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, याद रखेंगे, एब नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, हाँ इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जाएगा। आइए फिर से बनाते हैं, इसके बगल में बनाते हैं ताकि आप देख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर से बनाऊंगा, और इस बार क्या होगा, लॉस होने वाला है, कंडीशन वही रहेगी। सबसे पहले आपको सबसे पहले बनाना है एआर एमआर, ये रहा एआर एमआर, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ध्यान दे रहे हैं, ये रहा एआर एमआर कर्व, ये डायग्राम आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, आप खुद भी ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। एआर एमआर कर्व का रीजन दे दिया मैंने कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि ये परफेक्ट कंडीशन मार्केट है, नीचे रही क्वांटिटी, यहां लिख देते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक। अब तुरंत बनाइए क्या, एसएमसी, ये रहा एसएमसी, एसएमसी क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, कहां इक्विलिब्रियम मिलता है,
अरे भाई कहां मिलता है बताया तो, इक्विलिब्रियम मिलता है इस पॉइंट पर जब MC इक्वल टू MR होता है और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो भी हो रहा है। हो गया, इक्विलिब्रियम मिल गया। इक्विलिब्रियम का पॉइंट ड्रॉ कर लो, चलो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इक्विलिब्रियम, पक्का समझ में आ गया। अब मुझे करना है लॉस। अब लॉस करना है तो हमारा एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? हमारा एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा। कैसे? देखो इस बार कॉस्ट का कर्व ऊपर होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस बार AC ऊपर है एवरेज रेवेन्यू से, एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है। यहां पे देखिए AC नीचे चला गया था रेवेन्यू से, कॉस्ट कम थी, यहां पे कॉस्ट कम थी, तभी तो फायदा हो रहा था। यहां तुम्हारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लॉस हो रहा है। इसी इक्विलिब्रियम की लाइन को ऊपर बढ़ा ले जाइए, जहां इसको टच कर रहा है AC को, यहां से इसको मोड़ दीजिए। अब आप देखिए आपका एवरेज कॉस्ट चला गया ऊपर, एवरेज रेवेन्यू आ गया नीचे। साफ साफ पता चल रहा है कि आपका कॉस्ट ज्यादा है। तो ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये किस चीज का एरिया है? यही है एबनॉर्मल लॉस, या कहें सिंपली लॉस। कैसे मालूम चला सर आपको लॉस है? देखिए कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू तो नीचे रह गया है। हो गया। क्या एक और कंडीशन हो सकती है नॉर्मल प्रॉफिट की, जिसे हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, या एक ऐसा कंडीशन जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू दी एवरेज कॉस्ट। इसमें AC और AR इक्वल होगा। अब बना लेंगे, पक्का बना लेंगे। ये वाला कर्व कैसे बनेगा? इसी पॉइंट पर जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट दिख रहा है ना, इसी पॉइंट से AC की लाइन बस चली जाएगी, तो आपका ये वाला कर्व बीच वाला बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखिएगा प्रॉफिट इज अ पार्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट के अंदर कवर कर लेता है एक एक। ठीक है, आइए समझ गए एक फर्म का तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा आपको। सप्लाई ऑफ द फर्म, सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो सप्लाई कर्व अगर मुझे ड्रॉ करना हो सिर्फ, तो अगर मुझे सप्लाई कर्व डिराइव करना हो तो बस SMC और MR जहां मीट करते हैं उसके इक्वलिटी से बनता है मार्जिन सप्लाई कर्व। नहीं समझ में आया? आओ समझाते हैं इसको, बिना ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। क्या मैंने कहा? इक्वलिटी ऑफ SMC एंड MR। ये रहा हमारा पहला AR/MR, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा AR/MR। क्या हम और बना सकते हैं? हाँ, 1 2 करके 0 1 2 करके बना सकते हैं, ठीक। अब जब हम बना रहे होते हैं इसमें SMC, तो ये जो SMC है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट है, कहीं ना कहीं MR को टच करता है MR को टच। देखिए इस पॉइंट टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, आगे भी बनाएंगे तो टच करेगा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां बनाएंगे तो टच करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मार्केट में SMC 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। ध्यान देखिए 3 पॉइंट पे, 1 2 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। पक्का हो गया? क्या तो समझ में आ गया? अब इसी SMC और MR के टच को, इसी को बनाते हैं, इसको ध्यान से ब्लैक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बस इसको प्लॉट कर दीजिए। ये है आपका सप्लाई कर्व। कैसे बनेगा देख लीजिए बाहर, यहां पर बस इसको प्लॉट कर दीजिए। क्या प्लॉट किया आपने? ये रहा फर्स्ट पॉइंट, नाम दे दूं A, सेकंड पॉइंट B, थर्ड पॉइंट C। तो A B और C प्लॉट कर दीजिए, दैट्स इट, खत्म। ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है आपका सप्लाई कर्व। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि कब फर्म शटडाउन पॉइंट पे आ जाती है, कब फर्म इक्विलिब्रियम कहलाती है। आइए समझते हैं। इसके लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है देखिए ध्यान से। तो वेरिएबल कॉस्ट भी एक यू शेप कॉस्ट कर्व होता है। यहां से देखा आपने, यू शेप कॉस्ट कर्व है। अब इसके साथ एवरेज कॉस्ट भी ड्रॉ कर दिया जाए तो, ध्यान से देखा आपने, इस डायग्राम में मैंने एस शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट SAC और SBC बना दिया। तो जिस पॉइंट पर वेरिएबल कॉस्ट मीट करती है, वेरिएबल कॉस्ट मीट करती है वेरिएबल एवरेज रेवेन्यू के साथ, वो पॉइंट बन जाता है इसका शट डाउन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज शट डाउन पॉइंट। क्या फर्म बंद हो जाती है इस समय? शट डाउन पॉइंट में फर्म बंद हो जाती है? जी नहीं, बंद नहीं होती है, बट एक ऐसा कंडीशन है जब अपना फर्म सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रही है, फिक्स कॉस्ट सेक्रीफाइस कर दे रही है, ठीक है। नाम है SVC। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पा रही है। तो ये जो B पॉइंट है, ये क्या है? ये जो B पॉइंट है आप देख रहे हैं ऊपर, ये रहा B। मैं इसको बाहर कर देता हूं। ये B पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो रहा है देख लीजिए। इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू मीट कर रहे हैं, दोनों बराबर है। आप समझ आया? तो एक ही कर्व है जिससे आपने क्या कर दिया, सप्लाई भी डिराइव कर लिया। आप समझ में आया? और दूसरा आपने देखा शटडाउन पॉइंट क्या हो रहा है और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां हो रहा है। क्लियर? आइए इस टॉपिक को समझ लेते हैं एक बार और नीचे से। तो क्या है शटडाउन? एक ऐसी सिचुएशन जब फर्म कवर करती है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब है फर्म अपने तो फिक्स कॉस्ट को सैक्रिफाइस कर देती है। फर्म ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो लंबे समय तक चल पाए। हाँ, बंद नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि शटडाउन कर दे रही है, ठीक है। और क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां फर्म अपने टोटल कॉस्ट को कवर कर लेती है, फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस अर्थात इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। बात करते हैं, अभी तक तो शॉर्ट रन की बात कर रहे थे, क्या लॉन्ग रन में भी इक्विलिब्रियम होता है? हाँ भाई, लॉन्ग रन में भी इक्विलिब्रियम होता है। और लॉन्ग रन क्योंकि इतना लंबा स्पेन मिल जाता है कि फर्म के पास सारे फैक्टर्स चेंज करने का मौका मिल जाता है। मतलब तब सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल ही हो जाते हैं। मतलब वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, जो दो फैक्टर्स का इस्तेमाल करते थे, सारे फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन इसकी भी है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है LMC, दैट इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ध्यान से समझिएगा, लॉन्ग रन MC इज इक्वल टू MR। कंडीशन पुरानी है, बस यहां पे L लगा दिया ताकि लॉन्ग रन दिखाई दे। और दूसरा क्या है कंडीशन? LMC कट्स MR फ्रॉम बिलो। यही सेम रूल आ रहा है। आइए आपको दिखाएं।
लॉन्ग रन कर्व में सब चीज थोड़ी फ्लैटर होती है, ठीक है, सब चीज थोड़ी फ्लैट बनती है। ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, LMC। देखा आपने LMC? अब आपको बनाना है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो मार्जिनल रेवेन्यू फिक्स है, ठीक है, कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह। इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? यहां मिल सकता है क्या इक्विलिब्रियम? जवाब है नहीं नहीं नहीं, यहां इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर MC फॉलिंग है, यहां पर देखिए MC राइजिंग है। देखिए यहां से राइज करता नजर आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये रहती है। क्लियर है? और क्या खास बात है? इसी पॉइंट पर AR MR दोनों इक्वल होते हैं, आप जानते हैं। इसी कर्व को MR बोलते हैं, AR बोलते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट पर क्या होने वाला है? देखिए अब L दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी बनने वाला है। ये पॉइंट पे LAC भी टच कर, थोड़ा फ्लैटर कर्व बनेगा। मेरे कर्व को थोड़ा सा मैंने फ्लैट नहीं किया, फ्लैट ही कर देता हूं। चलिए थोड़ा फ्लैट कर देते हैं। LAC अब क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसे कहते हैं क्या? इक्विलिब्रियम कंडीशन का फुलफिल होना। क्लियर? आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, मैंने बताया लॉन्ग टर्म में हमेशा इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पे ही ऑपरेट करती है। लॉन्ग रन में हमेशा होगा कि डिमांड और सप्लाई क्या करेंगे? मीट करेंगे। कोई भी इंडस्ट्री लॉन्ग रन में अनइक्विलिब्रियम नहीं रह सकती है। मार्केट जब भी रहेगा तो ना तो बहुत एक्सपेंड करेगा, ना तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेगा। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या नया है? तो अगर मैं आपको कहूं कि टोटल डिमांड दैट इज एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेट इनकम, कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं? या मैं कहूंगा एग्रीगेट स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है देश की एग्रीगेट इनकम। अगेन आप यकीन नहीं करेंगे, बट इसी को प्रूव किया J.M. कीन्स ने, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने एक सिंपल मॉडल के द्वारा इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और थ्योरी ये कहती है कि जो टोटल इनकम है वो डिमांड पे डिपेंड करती है, और डिमांड जो है वो सेविंग्स स्पेंडिंग्स इन दोनों के सम से बनी हुई है। आइए समझते हैं क्या कहा गया इस थ्योरी में। तो बेसिक मॉडल क्या है समझते हैं। तो इनकम डिटर्मिनेशन का सबसे आसान और बेसिक मॉडल जो शॉर्ट टर्म में बताया गया वो ये बताया गया कि इनकम एंड आउटपुट, ध्यान से सुनिएगा, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये मैक्रो कंसेप्ट है, किसी एक फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट रन में। तो इनकम एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन एग्रीगेट स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड। मतलब मेरी भाषा में समझना चाहते हैं तो क्या लिखा है? इनकम इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। सिंपल, इतना सा बताया उन्होंने। कैसे प्रूव किया मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, डायग्राम भी इसमें दिखाऊंगा, ये आपको आना चाहिए। बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। इसमें जो वर्ड आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा, जेम कीन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे पता कर सकते हैं। एक डिमांड ये होती है जिसे हम कहते हैं एक्स एंट या डिजायर्ड डिमांड। अब ये क्या होती है सर? एक्स एंट और एक्स पोस्ट। एक्स एंट डिजायर्ड होती है, प्लान्ड होती है, जो हम चाहते हैं, या नहीं अभी, व्हाट वी आर प्लानिंग, व्हाट वी आर विलिंग टू डिमांड। और एक होती है एक्स पोस्ट, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड या एक्चुअल डिमांड। दोनों में अंतर है ना? हाँ, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं पहले। तो एग्रीगेट डिमांड किसको कहते हैं? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज डिमांडेड इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में क्या लोग इच्छा रखते हैं, क्या इंटेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने का, उसका टोटल कर दो, आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। देखो एग्रीगेट एक बहुत बड़ा शब्द है, सम टोटल वर्ड से बनाया गया है, सबको ऐड करके बनाया गया है। तो हर तरह की विश, डिजायर, मैंने कहा तुम मोबाइल खरीदना चाहते हो, तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो, तुम एक बड़ी सी बड़ी सी एक स्क्रीन लेना चाहते हो अपने रूम के लिए, हाँ एलईडी, बड़ी सी वॉल एलईडी लेना चाहते हो अपने स्क्रीन के लिए, तो ये सब तुम्हारा क्या है? विल या डिजायर है। चलो, तो डिजायर्ड स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इज कॉल्ड एज एग्रीगेट स्पेंडिंग। तो जो हम खरीदना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जो मेरी इच्छा है, इसे हम कहते हैं स्पेंडिंग करना, खर्च करना। और ये खर्च मैंने कहा डिमांड के डिजायर्ड बराबर होती है, ठीक है। अब आता है एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? अगर मुझसे पूछोगे एडी दैट इज एग्रीगेट डिमांड, जो कि डिजायर्ड डिमांड होती है, इच्छा है, विल है, चाहता हूं, खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी डिजायर है सिर्फ ये। तो ये डिपेंड करती है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। सर ये क्या है? C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड तुम और मैं करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं। I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये फर्म्स करती हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं। क्या करते हैं? इनको चाहिए रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, है ना, बड़े बड़े टूल्स नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए, वो है इनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? सरकार में खर्चे नहीं हो रहे हैं, सरकार कितने सारे काम कर रही है, पुलिस को सैलरीज दे रही है, और दुनिया भर के सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। इसके सम टोटल को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। हाँ, एग्रीगेट डिमांड पर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी। हम लोग जब पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड तो सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लेकर पढ़ेंगे, मतलब हाउस होल्ड्स और फर्म्स को लेंगे, गवर्नमेंट को नहीं लेना है हमें, और क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं, ओपन इकोनॉमी नहीं है हमारी इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी है। अर्थात क्या करना है? एक्सपोर्ट्स को हमको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब आता है सर ये इफेक्टिव डिमांड क्या? आपने कहा था कि इफेक्टिव डिमांड भी होती है, तो ये एक्चुअल डिमांड होती है, जो एक्चुअली लोग सामान खरीद रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो एक्चुअली लोग सामान खरीद रहे हैं। और जब कीनेस की थोड़ी बात करते हैं तो मैंने बताया हम एग्रीगेट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड पर। अब एग्रीगेट डिमांड की टॉपिक कर रहे हैं तो मैंने कहा हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लेना है, क्या? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I। याद कर लीजिए, C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आइए दोनों के बारे में समझते हैं। क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? वो डिजायर्ड खर्चा जो आप और मैं, हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स करते हैं अपने लिए कैपिटल गुड्स खरीदने में, मतलब प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी खरीदने में। अब आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन क्या है सर?
अभी कंजम्पशन करना है, मतलब गुड्स खरीदने हैं, सर्विसेज खरीदने हैं अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको और मुझको, इसे कहते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन हाउस होल्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है, ठीक है ना। आपका और मेरी इनकम का एक बड़ा पार्ट कहां चला जाता है? खर्चों में चला जाता है। जो बचता है वही सेविंग हो जाती है। अब बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। तो कंजम्पशन फंक्शनल इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन। किसके बीच में रिलेशन बताता है? देखिए, कंजम्पशन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन बताता है। मतलब कि आपकी इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करना हो तो कंजम्पशन फंक्शन। आगे इसी के अंदर आता है टॉपिक एपीसी। ये क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल भाषा में बोले, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। क्या? इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू एक्सपेंडिचर इनकम। कंजम्पशन को ऊपर कर दो और इनकम को नीचे कर दो। मार्जिनल शब्द जैसे ही आ जाए तो इसी में एडिशनल या इंक्रीज। तो क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो इट रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अब दो प्रॉपर्टीज फिर से समझेंगे इस कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड। पहली ध्यान से समझना, अगर हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन इंक्रीज होती है जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है। क्या कहते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की इनकम बढ़े और खर्चे ना बढ़े? अब आप सोचिए, इमेजिन करिए, जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। देखिए, जब तक कुछ नहीं था, मान लीजिए व्यक्ति के पास साइकिल है तो ठीक है, उसका गुजारा उसमें चल रहा था, साइकिल की पंचर बनवाना, रिपेयर बनाना। जब उसके पास मोटरसाइकिल आ गई तो उसके खर्चे फिर बढ़ गए, उस स्टैंडर्ड से वो रहने लगा। और उसके बाद कार आ गई तो इस तरह से क्या होने लगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। पर एक रूल और है इसके अंदर, दैट द इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनकम बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, ये तो रूल है। इनकम बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, बट इंक्रीज इन इनकम ज्यादा होगी खर्चों के मुकाबले। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब आते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। अगर मुझे ड्रॉ करना हो लाइन तो क्या होगा? अगर लाइन से ड्रॉ करेंगे तो सी के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये लाइन हमेशा ओरिजिन के ऊपर से ड्रॉ होगी। देखना चाहते हो ड्रॉ करता हुआ मुझे? आइए मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करते हुए दिखा देता हूं। कंजम्पशन फंक्शन मुझे दिखाना है, यहां दिखा देते हैं आपको आउटपुट क्वांटिटी और यहां दिखा देते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन की स्टार्टिंग देखिए कहां से हो रही है? ओरिजिन के ऊपर से हो रही है। इस पॉइंट को ले लेते हैं ए। अब आप देखिए, कंजम्पशन नेवर बिगिंस एट जीरो। क्यों? आपका मेरा कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, चाहे हमारी इनकम जीरो क्यों ना हो, क्योंकि इस कंजम्पशन को कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये पॉइंट ए है। और उसके बाद देखिए आपकी कंजम्पशन लगातार इंक्रीज हो रही है, कहीं फॉलो हो रही है नहीं है, तो इस कर्व को कहते हैं कंजम्पशन कर्व, ठीक है। अब इनकम की बात करेंगे तो इनकम का कर्व 45 डिग्री की लाइन पे मूव करता है। किस पे? यहां पर 45 डिग्री की लाइन पे ये मूव करता है इनकम का कर्व। इनकम का कर्व लाइन ऑफ रेफरेंस की तरह है, आधा ऊपर और आधा नीचे, ठीक एक्जैक्टली 90 डिग्री के बीच में है। जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं इसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? क्या इवन हो रहा है यहां पर? ब्रेक इवन। यहां पर आपके खर्चे, यहां पे आपके खर्चे, यहां पे आपके खर्चे और यहां पे आपके कमाई दोनों बराबर हो रही है, मतलब बचत है अंडा, मतलब सेविंग है इस पॉइंट पर जीरो। इससे नीचे क्या होगा? आप डिस सेविंग में होंगे, नेगेटिव सेविंग होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर यहां पर क्या होगा? आप पॉजिटिव सेविंग्स में होंगे। क्लियर है? समझ में आया कंजम्पशन का ड्रॉ कैसे करते हैं कर्व? आइए कंजम्पशन फंक्शन का ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, ए प्लस सी वाई। ये ए क्या है? मैंने अभी जैसे दिखाया था, ए इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब एक ऐसा कंजम्पशन जो आपके जीरो इनकम पे भी होगा। ये सर सी क्या है? सी इज एमपीसी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और ये वाई क्या है? वाई इज इनकम। क्या है? वाई इनकम। क्लियर? फॉर्मूला क्लियर है? हाँ, इस पे बेस न्यूमेरिकल बन सकता है। अब आता है सेम चीज है, अब आता है प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज सेविंग फंक्शन। तो मैंने बताया जैसे ही फंक्शन वर्ड आए तो कीवर्ड याद कर लो, फंक्शन रिलेशनशिप। तो सेविंग फंक्शन है तो फंक्शन रिलेशनशिप ऑफ सेविंग विद इनकम। पहले बताया था कंजम्पशन फंक्शन, अब बता रहे हैं सेविंग फंक्शन। अब इसके अंदर आएगा एपीएस। क्या? एपीएस, दैट इज रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, ठीक है। मतलब सेविंग इनकम के मुकाबले कितनी है, अगर इसको जान लोगे तो बन जाएगा एपीएस। और इसी तरह से एमपीएस, चेंज कीवर्ड बस जैसे मार्जिनल वर्ड है तो कीवर्ड है, चेंज इन इनकम, सॉरी चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, इसके रेशियो को कहते हैं एमपीएस। आइए बात करते हैं इसका डायग्राम अच्छा देख लें। चलो इसका भी डायग्राम दिखा देते हैं, सेविंग का भी डायग्राम दिखा देते हैं आपको। जरा देखिए तो सेविंग कर्व मुझे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए सेविंग कर्व स्टार्टिंग में ओरिजिन से नीचे चली जाती है, ये हमारी ओरिजिन की लाइन है ना, और ये ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट करता है हमारा सेविंग कर्व। देखिए ध्यान से, सेविंग कर्व क्यों ओरिजिन से नीचे स्टार्ट कर रहा है? क्योंकि लोगों की सेविंग शुरुआत में नेगेटिव होती है, माइनस सेविंग होती है। यहां पर वो डिस सेविंग कर रहा है, क्या? माइनस सेविंग कर रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग कर्व में? जब आपकी सेविंग जीरो हो जाए, देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रही है, इसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। सेविंग इज इक्वल टू जीरो। एक ये बताया ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट, और एक बताया इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ये दोनों पॉइंट्स को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मींस आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, जो है सब खर्च हो जा रहा है, बचत जीरो है, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना, मतलब और कैपिटल गुड्स खरीदना और चीजें खरीदना जिससे आप फर्दर अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सके। तो नई बिल्डिंग, नया प्लांट, नया इक्विपमेंट खरीदना। अब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोग करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री कहीं नई फैक्ट्री डाल रही होगी, कहीं नया प्लांट स्टैब्लिश कर रही होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। पर सरकार कहीं नए रोड बना रही होगी, नए एयरपोर्ट्स बना रही होगी तो क्या है?
वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो बेसिकली वेलफेयर उनका मेन पर्पस होता है, और जब प्राइवेट खर्चा करते हैं तो उनका बेसिकली मकसद होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना। अब आता है इसी में एक वर्ड और आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट इसलिए ली गई हो क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनकम को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, पर्पस है मॉनिटरी गेन्स, तो आप इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्राइवेट जब भी काम करते हैं तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं, और गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो गवर्नमेंट लार्जली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। आपको इस चैप्टर के लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही समझना है। जब जब इन्वेस्टमेंट का कर बनेगा, शॉर्ट टर्म कर जब हम बनाएंगे, जब हम शॉर्ट टर्म कांसेप्ट समझ रहे हैं कीनीजियन का, तो आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही लेंगे। दैट मींस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख लीजिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट जब जब बनाएंगे तो ये एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यहां पर ये लाइन, यहां है आउटपुट और यहां है आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट की लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगी, इससे पैरेलल रहेगी। क्लियर है, ध्यान है आपको। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है कैसे निकालें इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो दो तरीके से इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्रो लेवल पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एक तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है जो फर्म करती है, जहां डिमांड ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द फर्म, उस समय इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं पूरे इकोनॉमी की, तो दो तरह से इक्विलिब्रियम निकलेगा, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए, इसलिए कहते हैं इसको एडीएएस अप्रोच, और दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले एडीएएस अप्रोच। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में पहले ही बताया, टोटल डिजायर्ड डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो वो खर्चा करना चाहते हैं, स्पेंडिंग करना चाहते हैं, इच्छा है उसकी। मैंने कहा एक्चुअल बाय नहीं कर रहे हैं, दे विल, दे डिजायर, दे इंटेंड टू बाय। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वो टोटल आउटपुट है जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एडीएएस। फॉर्मूले से मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और एएस इज इक्वल टू सी प्लस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब आता है सेविंग इन्वेस्टमेंट। इसमें भी कहा गया है कि इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब सेविंग विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मैं भी डायग्राम से भी आपको उसको दिखा देता हूं कि कैसे एडीएएस और इसमें कर में इक्विलिब्रियम अटेन करता है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर एक इक्विलिब्रियम मुझे देखना हो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, यहां आउटपुट और इनकम है, और यहां है रेवेन्यू और कॉस्ट। नहीं, यहां लेंगे आपको, हाँ, एग्रीगेट कॉस्ट नहीं, आपको लेना है यहां पर सप्लाई एंड डिमांड। जरा देखिए तो, अगर हम ए सी एग्रीगेट कॉस्ट सॉरी एडी की बात करते हैं, तो एडी किससे बना है, एडी बना है, पहले है आई, ये रहा, फिर है सी। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को सम कर दीजिए, बन जाएगा एडी। तो एडी किससे बना हुआ है, सी प्लस आई। तो इसका मतलब है एक लाइन पैरेलल टू दी इसलिए सी कर्व बना देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये है मेरा एडी। कैसे बना, जितना यहां गैप है, जितना यहां पे इंटरवल दिख रहा है इसका इन्वेस्टमेंट का, उतना ही बड़ा इंटरवल से लाइन या पैरेलल बना देंगे, सी से बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि सी में उसको ऐड कर देना है। ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री की लाइन बनानी होती है। कौन सी लाइन बनानी है आपको, 45 डिग्री की लाइन होगी, सीधे 45 डिग्री की लाइन बनाइए। ठीक है, ये लाइन है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट सप्लाई जो कि इनकम है, जहां ये मीट कर जाएगी सी से, वहां बन जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, और जहां ये मिल जाएगी एग्रीगेट डिमांड से, ये पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी का। देखा ध्यान से, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम आपको मिल गई। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं किससे, आपने देखा डायग्रामेटिकली कि एडीएएस कर्व में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। क्या एसआई कर्व का भी इक्विलिब्रियम बना दे, आइए एस और आई कर्व का इक्विलिब्रियम भी दिखा देते हैं। जब आप एस आई सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं, तो मैंने बताया सेविंग नेगेटिव चली जाती है, और देखिए ध्यान से, शुरुआत में सेविंग आपकी जीरो के नीचे रहती है। ध्यान से देखिए, सेविंग आपकी जीरो से नेगेटिव है क्योंकि वो डिस सेविंग है। क्या, नेगेटिव सेविंग है। यहां पर आकर के क्या हो जा रही है, वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जा रही है। क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों सर यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है, क्योंकि सेविंग बिकम इक्वल टू जीरो। और ये कर्व जो कि इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये जहां पे इसको टच कर रहा है सेविंग को, इसका नाम है इक्विलिब्रियम। सो दो तरह से इक्विलिब्रियम मैंने दिखाया। पहला इक्विलिब्रियम दिखाया जब एडीएएस मीट कर रहे थे, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये है दूसरा इक्विलिब्रियम जब एस और आई मीट कर रहे हैं, ये भी है इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, दोनों सेम पॉइंट पे होगी। अगर एडीएएस और एसआई इक्विलिब्रियम एक साथ बनाया जाए तो दे विल लाई ऑन द सेम पॉइंट, ये सेम होगा दोनों का। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट दोनों का सेम होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की क्या होता है। अगर एक इकोनॉमी जहां पर जितने रिसोर्सेज हैं, जितने मैन पावर है, सबको काम मिल जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। समझाने लिए कहते हैं, एक जगह है, एक पूरी इकोनॉमी है, मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं, 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, जिसको भी काम चाहिए सबके लिए काम है वहां पर। वैसे तो मैंने कहा यह असंभव कांसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, बट थ्योरी में कहा जा रहा है कि सिचुएशन व्हेन ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क, तो जो चाहता है उन्हें काम मिल रहा है। इसका मतलब वो जो चाहता नहीं है, मतलब आइडल रिच, वो इंक्लूड नहीं होगा, आइडल पुअर भी इंक्लूड नहीं होगा, या वो लोग जिनका भी काम चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, या काम में एक जॉब से दूसरे जॉब में छोड़ के जाने आने की वजह से, ये लोग कुछ समय के लिए तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे, पक्का है। इनको छोड़ करके तब भी क्या बनेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। मतलब हर एक व्यक्ति काम कर रहा है। तो ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, हाँ, जब रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है 100 तो देश की आबादी है, समझाने के लिए कह रहे हैं, 100 लोग तो है काम करने योग्य, पर काम उसमें से सिर्फ 70 लोग कर रहे हैं। 30 खाली बैठे हुए हैं, गप लड़ा रहे हैं, चाय की दुकानों बैठे हैं, इधर उधर मस्तीबाजी कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। तो ये 30 क्या है, अनएम्प्लॉयड। समझ गए।
अब आता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप बात करते हैं वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, मैं काम नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, अब ये क्या है? वॉलेंट्री। याद रखिएगा वॉलेंट्री का मतलब है या तो वो आइडल रिच है या तो आइडल पुअर है। और कभी कभी क्या होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब मैं चाहता तो हूं, मैं चाहता हूं मुझे काम मिल जाए पर मुझे काम नहीं मिल रहा है, आई एम अनेबल टू फाइंड वर्क। ठीक है, अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नाम है एक्सेस डिमांड। सर ये क्या होता है? अगर इक्विलिब्रियम लेवल के भी ऊपर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसका नाम है एक्सेस डिमांड। आइए समझते हैं, द अमाउंट बाय विच द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट आउटपुट। आउटपुट जितना है उसके बावजूद डिमांड और बढ़ रही है, जबकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं। समझाने के लिए कहते हैं 100 के 100 लोग काम चाहिए था, 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, अब डिमांड अभी भी इससे ज्यादा है, अभी 10 लोगों की और डिमांड है। एक्सेस, अब समझ गए? इसका नाम है सिचुएशन। कैसा सिचुएशन है देखिए, द अमाउंट बाय विच द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। बेसिकली इस समय डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई बन जाती है, हम इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्यों बढ़ गई है सर? कैसे बढ़ गई है? क्या कारण है? मैंने कहा लोगों के खर्चे बढ़ गए, और हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई हो, नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हो मार्केट में, नया पूंजी निवेश हो रहा हो, गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा रही हो सकता है एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हो, और या तो लोगों के हाथ में पैसा आ गया हो। भाई जितना पैसा आएगा, जितनी खुजली होगी, उतना सामान खरीदेंगे। डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो? आओ डायग्राम से दिखा देते हैं आपको कैसे होता है एक्सेस डिमांड। डायग्राम देखिएगा ध्यान से। एक्सेस डिमांड के लिए आपके पास ये रहा पहले एएस या सप्लाई कर्व, या ये रहा इनकम, और ये रहा एडी। इसे कहेंगे एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अब इस समय आप कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर है, यहां पर ये है इक्विलिब्रियम आपका। और कभी कभी क्या होता है, इसके भी बियॉन्ड, इसके भी ऊपर डिमांड हो रही है। जब डिमांड इसके ऊपर चली जाएगी, इसको कहेंगे एग्रीगेट डिमांड एक्सेस अबव दी। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर चली जा रही है, इसका नाम है। अब यहां से यहां तक का गैप जो है, इस गैप को, इस पॉइंट से इस पॉइंट के गैप को, यहां तक के गैप को कहते हैं एक्सेस डिमांड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, या इन्फ्लेशनरी गैप, आई गैप। क्लियर है? दोनों मतलब एक ही है। आइए कैसे दूर करेंगे, देखिए एक समझ लीजिए एक्सेस डिमांड, इसका रिवर्स भी होने वाला है। इसका रिवर्स क्या है? एक्सेस डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। तो एक कर लेंगे, दूसरा उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तरीका है कि डिमांड बढ़ी है तो क्यों क्या कर सकते हैं? एक है फिस्कल पॉलिसी लगा सकते हैं, मतलब बजटरी पॉलिसी लगा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल बजट बनाती है, उससे कर सकती है। उससे क्या कर सकती है? मैंने कहा टैक्स इंक्रीज कर दो। लोगों के पास ज्यादा इनकम है ना, इनकम खींच लो उनसे। तो जैसे टैक्स इंक्रीज कर देंगे, क्या हो जाएगा? लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचेगी, खर्च करने के पैसा नहीं बचेगा, अपने आप ही डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। एक तरीका। इसी के अंदर दूसरा तरीका है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चे कर रही है, नए रोड बना रही है, डैम बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, इससे लोगों के पास इनकम पहुंच रही है, अपना प्रोजेक्ट बंद कर दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दो। हाँ भाई, खर्चे कम कर दोगे, अपने आप क्या हो जाएगा? लोगों के पास इनकम ही नहीं पहुंचेगी, डिमांड कम हो जाएगी। और क्या कर दो? लोगों से बोरोइंग कर लो, बैंकों से जो लोगों को लोन बांट रही है, और इवन जनरल पब्लिक से क्या करो? बोरोइंग कर लो। काम खत्म। जब बैंक्स और सरकार और बैंक्स और आम जनता के पास पैसा ही नहीं रहेगा, हाँ भाई डिमांड नीचे आ जाएगी। और क्या है? या तो क्या कर लो? डेफिसिट फाइनेंसिंग करना कम कर लो। सर डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। नॉर्मली भारत एक ग्रोइंग देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहां पर खर्चे जितने हैं वो ज्यादा है सरकार की कमाई से, तो सरकार डेफिसिट पे रहती है हमेशा। तो सरकार को क्या जरूरत है एक्सेस खर्चा करने की? खर्चे कम कर लो भाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग मत करो, नए नोट मत छापो, बोरोइंग्स और मत करो विदेशी मुद्रा का। काम खत्म। अपने आप ही बाजार में क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी। ये तो था फिस्कल पॉलिसी से। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा ये दोनों पॉलिसी का रिवर्सल कर देंगे तो आपका डेफिसिट डिमांड भी बन जाएगा। अभी हम एक्सेस कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करती है, सेंट्रल बैंक जारी करती है। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज अ पॉलिसी व्हिच चेक्स द फ्लो ऑफ द मनी इन द मार्केट। मतलब क्रेडिट सप्लाई का कंट्रोलर है देश का सेंट्रल बैंक, हमारे देश में आरबीआई। आइए वो कैसे कंट्रोल कर सकता है, देखिए कैसे एक्सेस डिमांड को कम कर सकता है। जैसे बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। सर बैंक रेट क्या होता है? द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज बैंक रेट। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट में पैसे की सप्लाई, क्यों? जब बैंक रेट महंगा हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा। कमर्शियल बैंक्स के पास आप और मैं जब लोन लेने जाएंगे तो बैंक ज्यादा ब्याज मांगेगी, हम लोग लोन नहीं लेंगे। क्यों महंगा लोन लेंगे भाई? क्यों ज्यादा ब्याज देंगे? हम नहीं दे पाएंगे ब्याज, हम नहीं चाहिए लोन, बाद में खरीदेंगे सामान। समझ गए? तो ये है बैंक रेट इंक्रीज करने का फायदा। अपने आप मार्केट में डिमांड गिर जाएगी। और या तो क्या कर दे सरकार, आरबीआई को कहे कि वो अपने सिक्योरिटीज को सेल कर दे। आरबीआई के पास पावर होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स को इशू करना। जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगी, किसको? बैंक्स को बेचेगी, तो क्या होगा? अगेन बैंक्स के बड़े अमाउंट जो बैंक के पास पड़े हुए थे लोन देने के लिए, वो सारे चले जाएंगे आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई ने क्या कर दिया? अपनी सिक्योरिटीज बेच दी। मार्केट में अब पैसा है ही नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा आरबीआई ने ले लिया बैंकों से। इवन आम जनता भी ट्रेजरी बिल खरीद सकती है, तो मनी सप्लाई देश की बैंकों के पास चले गई, सॉरी बैंकों से आरबीआई के पास चले गई। अब खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं है, फिर डिमांड काबू में आ गई। अब समझ आया कि नहीं? ये तरीका है एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने का। या सीआरआर को इंक्रीज कर दो। सर ये क्या होता है? सीआरआर क्या होता है? सीआरआर इज अ पार्ट ऑफ द रिजर्व रेशियो। अगर सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द अमाउंट ऑफ कैश ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट द बैंक्स हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। जैसे सेंट्रल बैंक ने कह दिया, मतलब आरबीआई ने कह दिया सारे बैंकों को कि आप अपने डिपॉजिट का 20% मेरे पास जमा रखिए, जितना भी डिपॉजिट आता है उसका 20% मेरे पास दे दीजिए। तो अगर सीआरआर को वो इंक्रीज कर दे तो 20% की जगह कह दे 50% मुझे जमा कर दो। मतलब बैंकों के पास 100 रुपया आया, पब्लिक ने जमा किया, आरबीआई बोली इसमें से 50 मेरे पास जमा कर दो, ये मेरे पास कैश रिजर्व रेशियो में जमा रहेगा। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचा लोगों को लोन देने के लिए। अब समझ में आया बात? तो ना मार्केट में मनी सप्लाई
गिर गई, ये हो सकता है। ये भी एक तरीका है, सीआरआर को इंक्रीज कर दो, मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये सब मेजर कब लेना है, जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी। डेफिसिट डिमांड इसका उल्टा है, इसलिए मैं एक याद करा रहा हूं, दूसरा नहीं याद कराऊंगा। दूसरा आप अपने आप से इसका रिवर्स बना दीजिएगा, पॉइंट सही रहेंगे उसका रिवर्स कर दीजिएगा। यहां एक तरीका और है, इस समय मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही थी, इसीलिए ना एक्सेसिव डिमांड आया। मार्केट में क्या करो, एडिशनल सप्लाई बढ़ा दो, इंपोर्ट्स लेकर टेम्पररी। जिस गुड्स की डिमांड ज्यादा है उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंपोर्ट करके सस्ते दामों में मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकती है, ताकि दाम एक बार पंप हो जाए, नीचे आ जाए। और या तो क्या करो, सरकार प्रोडक्शन इंक्रीज करने में मदद कर दे, नए एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, सॉरी नए प्रोडक्शन के मेजर्स को प्रमोट करे, नई फैक्ट्रीज लगाए ताकि आउटपुट बढ़े। जब मार्केट में सामान ज्यादा रहेगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिमांड कम रहेगी। क्लियर है? दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। क्लियर हो गया? अब आप डेफिसिट डिमांड मुझसे मत पूछिएगा, मैं डेफिसिट डिमांड वही सेम बता रहा हूं, बस इसका रिवर्स होना है। क्लियर है? क्या है बीओपी और बीओटी? हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर आता है ऑल दी विजिबल गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बीओपी क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम व्हिच इज यूजुअली टेकन एज 1 ईयर। तो आम भाषा में बोले, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ हो एक देश का रेजिडेंट का दूसरे किसी देश के साथ, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। अब वो चाहे विजिबल हो, इनविजिबल ट्रांजैक्शंस हो, कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो, हाँ, ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं बीओपी में। तो बीओपी एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, जबकि बीओटी एक नैरो कंसेप्ट है। तो आइए डेफिनेशन के साथ पूरा चैप्टर एक शॉट में फिनिश करते हैं। तो बीओटी क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द अनदर कंट्री और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना है? 1 ईयर है। अब भाई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पूछेंगे सर क्या होता है? कोई ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाए। अब क्या क्या है? 4 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। सबसे पहले आते हैं विजिबल आइटम्स, वो आइटम्स जो आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं टेंजिबल आइटम्स, कैन बी सीन। तो जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल चाइना से आ रहा है, अब भाई जो एमआई तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, या सोनी यूज कर रहे हो जापान का, या अमेरिका का सैमसंग थॉमसन यूज कर रहे हो जी, तो विजिबल आइटम्स है। तो विजिबल आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्हें हम कहते हैं यस विजिबल आइटम्स, क्योंकि ये दिखते हैं, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। और इनविजिबल आइटम्स ये ज्यादातर सर्विसेज के रूप में होता है, चाहे बैंकिंग, शिपिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस। थर्ड है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिसके बदले हमें रिटर्न में कुछ देना नहीं होता है, या समथिंग इन विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो गिफ्ट मिलना, कोई स्कॉलरशिप मिलना, कोई डोनेशन मिलना, कोई ग्रांट मिलना, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। दुआ मिल सकती है, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा, तो उस चीज को कहते हैं क्या? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि गर्ल चाइल्ड के लिए कॉलेज में जाने पर 20,000 एज अ स्कॉलरशिप, तो गर्ल्स को तो फायदा हो गया, क्या कहते हैं? तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है। यहां आजकल गवर्नमेंट कभी लैपटॉप स्कीम चलाती है ना, कि लैपटॉप ले लो या मोबाइल ले लो, हाँ, स्टूडेंट्स को जो पर्टिकुलर रैंक पाते हैं, तो हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर। आखिरी है कैपिटल ट्रांसफर। ये वो ट्रांसफर्स हैं जिसमें कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल की बात जब भी करूंगा तो इट रिलेट्स टू चेंज इन द एसेट लायबिलिटी पोजीशन। चलो बात करेंगे अब कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 तरह के ट्रांजैक्शंस होंगे, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा, तो कोई भी आइटम जिसकी वजह से देश के अंदर फॉरेन गुड्स, फॉरेन इनकम आ रही है, फॉरेन कमाई आ रही है, तो उसे कहेंगे रिसिप्ट आइटम, क्रेडिट आइटम। और जिसकी वजह से हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं, पैसा गोज आउट हो रहा है टू फॉरेन कंट्री, इसे कहेंगे डेबिट आइटम या पेमेंट आइटम। आइए समझते हैं और क्या हेडिंग्स आती हैं। अब आता है बीओपी में करंट अकाउंट्स होते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है? हाँ, करंट अकाउंट तो ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है। इसमें मर्चेंडाइज प्राइवेट भी हो सकते हैं, इसका मतलब जो रिलायंस कंपनी बाहर से सामान खरीद रही है या एक्सपोर्ट कर रही है, ये भी आएगा। और इवन हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, सारे तरह के ट्रांजैक्शंस आएंगे। याद रखिएगा, विजिबल, इनविजिबल ट्रांसफर्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी इसके अंदर आते हैं। ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, हाँ भाई, दोस ट्रांसफर्स व्हिच डू नॉट रिजल्ट इन एनी पेमेंट और रिसिप्ट फ्रॉम द अदर साइड। यहां हम आम भाषा में बोले कि जिसके बदले आप रिटर्न की उम्मीद मत रखिए, फ्री ट्रांजैक्शन है, नो क्विड प्रो क्यू, नथिंग इन रिटर्न। आपने किसी को गिफ्ट दिया, क्या बदले में कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा कंपनीज कर रही है। तो जैसे कोई कंपनी से रिटायर हो गया है, मान लीजिए कोई इंप्लॉई है, अपनी सर्विस लाइफ करके रिटायर हो गया, अब उसे क्या मिल रही है? पेंशन मिल रही है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है। ये सब क्या है? वन साइडेड ट्रांसफर, बदले में उसे कुछ अब देना नहीं है, तो यह है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। और मिसलेनियस इनकम्स भी आ सकती हैं, कमीशन के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, रॉयल्टी, पेटेंट। तो एक तरह से ध्यान से देखिए तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही आइटम्स आते हैं। जब हम पेमेंट्स क्या कर रहे हैं आउटसाइड, डेबिट, रिसिप्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, तो बीओपी के अंदर आता है ये करंट अकाउंट्स। क्या क्या आते हैं करंट अकाउंट्स में? ध्यान से देखिएगा, 3 बैलेंसेस आते हैं। पहला आता है बीओटी, जिसको हम कहते हैं विजिबल आइटम्स। इसके अंदर क्या होते हैं? बीओटी के अंदर सारे विजिबल ट्रांजैक्शंस, जिसे मर्चेंडाइज के रूप में कहते हैं। और इसके अंदर आते हैं सारे इनविजिबल आइटम्स। इसके अंदर क्या आती है? सारी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सर्विस है। क्यों? हमारे पास फॉरेन बैंक नहीं काम कर रही है, एचएसबीसी इंडिया में नहीं काम कर रही है, हांगकांग शंघाई बैंक नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड नाम सुना होगा, एबीएन एमरो नाम सुना है। तो फॉरेन बैंक हमारे यहां काम कर रही है, सर्विसेज हम खरीद रहे हैं। और हमारी बैंक, अरे एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक फॉरेन में भी है, आपको पता है कि नहीं? तो सर्विसेज का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का। और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, जिसको हम कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स।
हम रिसीव भी करते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और हम पे भी करते हैं। हम, मेरा मतलब है एज अ कंट्री, एज अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हमें पैसा मिलता भी है, हम फॉरेन से पैसा पा भी रहे हैं और हम फॉरेन को पैसा दे भी रहे हैं, दोनों ही है। अब आता है करंट, तो हो गया। दूसरा टाइप है कैपिटल आइटम या कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है? करंट और कैपिटल में अंतर क्या है? तो जिस ट्रांजैक्शन, जिस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से चेंज इन दी असेट लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंट्री होना, व्यक्ति का नहीं कंट्री का होने वाला है, तो उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है विच रिलेट्स टू चेंज इन दी असेट्स। तो मैंने कहा ये फाइनेंशियल या कैपिटल ट्रांसफर्स है। क्या ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल या कैपिटल ट्रांसफर है। जैसे इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, या मान लेते हैं एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, एप्पल ने इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया अपना एप्पल इंडिया प्लांट लगाने के लिए। क्या है ये दोनों एग्जांपल मैंने दिया, ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी प्राइवेट, गवर्नमेंट या इवन इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ध्यान समझिएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, पहला ऑटोनॉमस, वो कैपिटल ट्रांसफर जिसका मेन मकसद इकोनॉमिक मोटिव है, पैसा कमाना है। मान लीजिए रिलायंस जाकर के किसी विदेश में, कहीं फॉरेन में जाकर कोई बड़ी कंपनी खरीद लेती है, जैसे टाटा ने किया था। टाटा गई यूरोप की एक सबसे बड़ी आयरन एंड स्टील कंपनी कोरस को खरीद लिया, या टाटा ने जैगुआर को खरीद लिया, ब्रिटेन की बहुत बड़ी जायंट कंपनी थी, कार मेकिंग कंपनी थी जिसका जैगुआर ब्रांड है, या लैंड रोवर नाम सुना होगा आपने, टाटा ने खरीद लिया। तो कैसा ट्रांजैक्शन किया? ऑटोनोमस। ये क्यों सर? क्योंकि इसके लिए उनका मकसद क्या था? प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर कोई कैपिटल मूवमेंट हो और उसका मकसद क्या हो? पैसा कमाना हो। याद रखिएगा, आपके देश में जो सैमसंग है, सोनी है, एमआई है, फिलिप्स है, थॉमसन है, ये सब ने भारत में निवेश किया, यहां पे आकर के भारत में आकर उन्होंने पैसा लगाया है। इसलिए नहीं कि इंडिया की मदद करना चाहते हैं, जी नहीं, वो यहां से पैसा कमा के ले जाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन क्या है? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है। तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कोई भी करते हैं, बड़ी कंपनियां कर रही हैं। आपके देश में मैकडी कर रही है, तो आपको बर्गर खिलाने नहीं आई है मैकडी, नहीं, इंडियंस को खुश करके नोट खींचने आई है यहां से, समझ गए? यहां से प्रॉफिट ले जाने आई है, वो है उसका ऑटोनॉमस कैपिटल। और अकोमोडेटिंग कैपिटल ये गवर्नमेंट यूजुअली करती है। गवर्नमेंट का काम है बैलेंसिंग का काम करना। जब हमारा बीओपी बिगड़ने लगेगा, हमारा बीओपी डेफिसिट होने लगेगा, अब 2 अकाउंट है इसके अंदर, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सोचिए आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जा रहा है, मतलब आपके देश में कैपिटल लौटानी ज्यादा है, आपको पेमेंट ज्यादा करनी है, तो आप डेफिसिट में कैपिटल में, तो करंट अकाउंट से इसका क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, करंट अकाउंट के सरप्लस से। समझ गए ना? हर हाल में ये अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? बैलेंस लाना चाहते हैं, बीओपी का इक्विलिब्रियम लाना चाहते हैं। तो एग्जांपल है, इफ करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है तो इस डेफिसिट को कैपिटल इनफ्लो से पूरा किया जा सकता है। समझ गए? अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल के अंदर भी क्या क्या आते हैं? करंट में तो आपने जान लिया था कि क्या क्या 3 आइटम्स आते हैं। अब कैपिटल में आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब विदेशी निवेश। अब पहला आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम पैसा लगा रहे हैं या कोई विदेशी हमारे देश में पैसा लगा रहा है, इसलिए क्योंकि वो पूरा कंट्रोल करना चाहता है। इमेजिन के लिए मैंने बताया कि वॉलमार्ट नाम सुना है? हाँ, एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोलती है, बड़े बड़े अल्ट्रा बिग डिपार्टमेंट स्टोर खोलती है। अब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। हाँ, फ्लिपकार्ट इंडिया का ब्रांड नहीं है इस समय, याद रखिएगा। पहले बिन्नी ब्रदर्स चला रहे थे, 2 बिन्नी लड़के थे, है ना, उन्होंने वो चला रहे थे, उनको उससे खरीद लिया किसने? फ्लिपकार्ट को खरीद लिया वॉलमार्ट ने। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे। जो अगर कोई कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर के वहां पे बिल्डिंग, लैंड, असेट्स खरीद ले, दूसरी कंपनी को पूरा खरीद ले ताकि वो उसका पूरा टेक ओवर कर सके, ओनरशिप कर सके, तो उसे कहते हैं क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इमेजिन करिए, एप्पल ने इंडिया में अपना प्लांट लगाया, अपनी मशीनरी सेटअप की, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई ताकि एप्पल इंडिया में बन सके। एप्पल इंडिया में अपना प्लांट लगा रही है, तो ये क्या है? ये भी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब समझ आया? और ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या? अगर कोई कंपनी, जैसे मान लेते हैं कोई रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, वो विदेश में जाती है और विदेश में जाकर के, मान लेते हैं रिलायंस कंपनी विदेश में जाती है और एप्पल कंपनी के 5% शेयर खरीद लेती है, या उसके डिबेंचर खरीद लेती है, या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेती है विदेशी, पर ये सारे से वहां का ओनरशिप इनके हाथ में नहीं आएगा। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो क्या करना? परचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज के शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स खरीदना, इससे आप ओनरशिप नहीं पाते हो, तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब आपने पूरी कंपनी खरीद ली, वहां जाके अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, अपना कारोबार फैला दिया, तो आप बन जाते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर है। और क्या है? कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर लोन लेना। अब वो चाहे कमर्शियल लोन लेना, बिजनेस काम के लिए लोन लेना, या मदद के लिए चाहिए क्योंकि आपके पास डेफिसिट चल रहा है, और या तो बैंकिंग का कैपिटल, जैसे मैंने कहा बैंक्स इंटरनेशनली काम कर रही होती है, तो बैंकिंग कैपिटल। अब डीओपी अगर बैलेंस नहीं है तो हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब आइदर सरप्लस, सरप्लस भी डिसइक्विलिब्रियम में आएगा, और डेफिसिट। अब सरप्लस और डेफिसिट में क्या अंतर है? इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर हमारे पास टोटल पेमेंट्स लेस है टोटल रिसिप्ट से, तो हम क्या है? सरप्लस है। एक देश जिसको पेमेंट्स कम करना है और रिसिप्ट ज्यादा करना है दूसरे देशों से, तो आप समझ जाइए देश का बीओपी सरप्लस चल रहा है। वैसे मैं बता दूं, भारत का बीओपी सरप्लस कभी नहीं रहता है। हम लोग हमेशा डेफिसिट बीओपी चल रहे हैं, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हम हमेशा ही डेफिसिट पे चल रहे हैं। तो डेफिसिट बीओपी क्या होता है? जब देश का टोटल पेमेंट्स ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स है, मतलब वी हैव टू पे मोर टू अब्रॉड देन व्हाट टू रिसीव। जो रिसीव करना है वो कम है और देना ज्यादा है। मैंने कहा हम तो भी ऐसे ही है। तो हम लोग किस में चल रहे हैं? एडवर्स में चल रहे हैं, अनफेवरेबल बीओपी में चल रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है हमारे देश का बीओपी एडवर्स चल रहा है? सबसे पहला कारण है हमारे देश की एक्सपोर्ट। हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है। सर ऐसा क्यों? हमारे देश का एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है? हम विदेशों को कम क्यों बेच पा रहे हैं? तो सबसे बड़ा रीजन रहा है कि हमारे गुड्स की जो डिमांड है
जो फॉरेन में हमारे गुड्स की डिमांड है वो कम हुई है। क्यों डिमांड कम हुई है? क्योंकि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है। जो हम पहले बेचते थे वो उनको पहले पसंद आता था, पर अब उनको कोई और सामान पसंद आ रहा है। नतीजा हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे देश की अब बीओपी क्या हो जाएगी? डेफिसिट। और हमारे देश की खुद की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करेगी तो देश में जो सरप्लस गुड्स हम जनरेट कर रहे थे एक्सपोर्ट करने के लिए, अब वो हम खुद ही खा जाएंगे। क्यों? हमारी आबादी ग्रो कर गई है। समझ गए ना? तो हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा और हमें उल्टा विदेशों से सामान या फूड ग्रेन्स और चीजें मंगवानी पड़ेगी, जो कि आज की इंडिया की कंडीशन है। और क्या समस्या है हमारे देश में? इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई डायन खाए जात है। मतलब देयर इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मतलब हमारे पास पैसे का सप्लाई इतना ज्यादा है पर गुड्स का प्रोडक्शन कम है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। और महंगाई होगी तो क्या होगा? लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल महंगे होंगे, हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो फॉरेन कंट्री हमसे क्यों खरीदेगी? हमारे महंगे सामान क्यों खरीदेगी? बस हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाएगा। समझ गए? और उल्टा हमें क्या करना पड़ेगा? चीपर इंपोर्ट्स बाय करना पड़ेगा, देश और डेफिसिट पे चला जाएगा। और क्या समस्या है हमारे पास? समस्या है बोरिंग्स बहुत कर रहे हैं। हमारा देश फॉरेन बोरिंग्स पे बहुत डिपेंडेंट है, खास करके वर्ल्ड बैंक पे और अदर इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पे। तो बोरिंग करोगे तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना, इसलिए। और प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के लिए? हमारा देश का बीओपी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, हमारे देश में डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाना है। तो डेवलप बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए जो फॉरेन कंट्रीज के पास है, और हमें उनको खरीदने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। तो दैट मींस हमारे यहां लार्ज इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं डेवलपमेंट स्कीम्स में। हम बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, नई ट्यूब ट्रेन्स बना रहे हैं, नए टनल्स बना रहे हैं। तो खूब 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 फॉरेन कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नतीजा आपके पास डेफिसिट होना ही होना है। मैंने कहा था इंडिया डेफिसिट ऑफ बीओपी चल रहा है। और क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हमारे देश में क्या हो रहे हैं? तेजी से चेंज हो रहे हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे लिए अनफेवरेबल होते जा रहा है। इंपोर्ट करना हमारे लिए यस मजबूरी हो गया है। समझ गया ना? क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करता है। और क्या कारण है? एक बहुत बड़ा रीजन हमारे देश में है, वो है दिखावा, डेमोन्स्ट्रेशन। वी इंडियंस आर कॉपिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड। अच्छा आपको एक हकीकत की बात बताऊं, इंटरनली बात बताऊं, वो हमें कॉपी कर रहे हैं। वे हमारी तरह से सादा जीवन जी रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, पूरा तन ढक रहे हैं, और तो और वो सादा खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी चावल खा रहे हैं, और हम उल्टा उनको कॉपी कर रहे हैं। हम पिज्जा बर्गर चाउमीन खा रहे हैं, वो फूड जो उनके देश के क्लाइमेट के लिए सुटेबल था। वहां पे पॉर्क अवेलेबल था, वहां पे मटन बीफ अवेलेबल था, हमारे लिए तो वो सब मना था, पर हमने वो सब करना शुरू कर दिया। वी आर फॉलोइंग ब्लाइंडली देयर कल्चर। हम वेस्टर्न स्टाइल और वेस्टर्न कंजम्पशन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी था ही नहीं। तो अब और बोरिंग करनी पड़ेगी। समझ गए? ये सब रीजन है। आइए उल्टा करते हैं, कैसे करेक्ट करेंगे? दो हेडिंग से डिवाइड कर सकते हैं। पहला मॉनेटरी मेजर लगा सकते हैं। मॉनेटरी मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो बीओपी की वैल्यू को चेंज करता है, फ्लो ऑफ करेंसी को चेंज करना, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना। बस तो आपके देश आपके कंट्रोल में आ जाएगा बीओपी। पहला क्या है? आप डिफ्लेशन कर दीजिए। डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, दैट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। तो डिफ्लेशन से क्या होगा? आपके देश में लेबर सस्ता हो जाएगा, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, प्रोडक्शन सस्ता होगा, आपके देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा फॉरेन कंट्री में। पर क्या ये सही स्टेप है भी? नहीं। डिफ्लेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड और सुटेबल स्टेप, क्योंकि इससे देश की इनकम और रिड्यूस होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो डिफ्लेशन है वैसे चॉइस है, बड़ी अच्छा तरीका नहीं है। और एक तरीका अच्छा है, वो है डीवैल्यूएशन करना। डीवैल्यूएशन इज a step which is taken by the government which is decreasing the value of the current domestic currency in comparison to a foreign currency। मान लेते हैं डॉलर की वैल्यू चल रही है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। अज्यूम कर रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, चल नहीं रहा है। $1 इंडिया के 60 रुपीज के बराबर है। सरकार ने देखा कि फॉरेन एक्सपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं, सरकार ने इसको डिक्रीज करके क्या कर दिया? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज कर दिया। तो ये गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर देगी, ताकि अब अमेरिका को हमसे खरीदना सस्ता पड़े। देखिए अब हमें अमेरिका से खरीदना महंगा पड़ेगा, हमें अब 70 रुपया देना पड़ेगा, तब हम अमेरिका में $1 का सामान खरीद पाएंगे, और अमेरिका वालों को $1 देने पर 70 रुपए का भारत का सामान मिल जाएगा, है ना, फायदे में उनके लिए। तो दिस मेथड, यस दिस मेथड कैन बी कॉल्ड एज अ बेटर मेथड फॉर कंट्रोलिंग दी दिस इक्विलिब्रियम। और क्या तरीका है? डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? डिवैल्यूएशन तो गवर्नमेंट खुद लेती है, ये स्टेप गवर्नमेंट लेती है, पर्पसली डिक्लाइन करती है किसी एक कंट्री के कंपैरिजन में, पर डेप्रिसिएशन अपने आप होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्टेप है, अपने आप डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट हो सकता है। कैसे? जहां डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी मीट करती है, उस रेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आपके देश की करेंसी की डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी तो अपने आप आपके देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ गए? इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, अपने आप आपकी देश की करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाती है। कब गिरेगी? जब आपके देश की करेंसी की डिमांड ही नहीं है। समझ गए? तो इससे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इंटरनेशनल करेंसी, इंटरनेशनल कंट्रीज आपसे तभी खरीदेंगी जब आपकी कंट्री की करेंसी सस्ती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और है, सरकार एक्सचेंज कंट्रोल लगा दे। इसके लिए सरकार क्या करती है? उन कंपनियों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका काम है एक्सपोर्ट करना, फॉरेन एक्सपोर्ट करना, उनको सरकार क्या करती है? ऑर्डर जारी कर सकती है कि वो अब गवर्नमेंट को ही सारा अपना फॉरेन जितना भी फंड आ रहा है, जो भी उनके पास विदेशी मुद्रा आ रही है, वो सब जमा कराएंगे। इसी शर्त पे सरकार उनको क्या करेगी? परमिशन देगी, लाइसेंस देगी एक्सपोर्ट करने का। तो एक तरह से क्या है? एक तरह से कंट्रोल करना फॉर ऑल दी फॉरेन फंड्स। हाँ, अच्छा तरीका और गवर्नमेंट करती भी है। और क्या है? अब तो बता रहे थे नॉन मॉनेटरी मेजर्स, मतलब वो मेजर्स जो डिसिप्लिन करेक्ट कर सकते हैं पर पैसे के बिना। जैसे सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकती है,
अरे भाई जो एक्सपोर्ट का काम कर रहा है सरकार को सब्सिडी दे दे, सस्ती बिजली दे दे, सस्ते में लैंड लाके दे दे और टेक्निक और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल करा दे। क्यों? देश का फायदा नहीं कराएगा वो एक्सपोर्टर। हाँ भाई जब विदेशों में बेचेगा आखिर फॉरेन करेंसी देश में आएगी, देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और क्या करना है, कैसे इक्विलिब्रियम दूर कर सकते हैं बीओपी का? प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो जो गुड्स हम विदेश से मंगवा रहे हैं, जैसे हम बताइए हम इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, विदेशों से मोबाइल मंगवा रहे हैं, जो एमआई फोन है हाँ विदेशी है, वीवो फोन है विदेशी है। और कौन सा फोन करते हो, कौन सा फोन यूज करते हो? और तुम कौन सा यूज करते हो? पोको हो गया, लोको नहीं जी, और बहुत सारे फोन मैन, समझ गया ना, आईफोन हो गया, सब विदेशी फोन है। तो आप फॉरेन कंट्री से खरीद रहे हैं भैया, हमारे देश की फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, तो क्यों ना इंडिया में बना लिया जाए उसको? पोको, लोको, जावा, आवा, मावा सब इंडिया में बना हुआ। समझते खत्म। अब समझ गए, चलो जोक्स अपार्ट। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, वो गुड्स जो हम भारत फॉरेन से मंगवा रहे हैं, इससे हमारा इंपोर्ट हो रहा है, देश का फॉरेन गुड्स खरीदने से नुकसान हो रहा है, बाहर भारत में बनाओ, देश को सेल्फ रिलायंट बनाओ ना। और क्या करना है, इंपोर्ट कंट्रोल करना है। दो तरीके से इंपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कोटा लगा करके। कोटा क्या होता है, कितना मैक्सिमम लिमिट है दैट कैन बी इंपोर्टेड। कोटा में मैक्सिमम लिमिट बता देते हैं कि कितना गुड्स कैन बी इंपोर्टेड, ताकि हम बीओपी को रोक सकें। और दूसरा तरीका क्या है, टैरिफ लगा दो। टैरिफ में मतलब होता है इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दो, कि फॉरेन से खरीदोगे तो इतनी ड्यूटी और लग जाएगी, तो ताकि देश में आके सामान महंगा बिके और हम इंडियन सामान को न लें, क्योंकि वो इंडिया में महंगा हो गया। फॉरेन में सस्ता है पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ज्यादा लग जाए कि वो महंगा हो जाए। तो ये भी अच्छा तरीका है इंपोर्ट को रोकने का। और क्या करना है, गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी चलानी है। ये कौन चलाता है? सेंट्रल बैंक चलाती है, मनी सप्लाई की पॉलिसी। ये कौन चलाता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ये क्या कर सकती है, देश में फॉरेन करेंसीज का हम ज्यादा इस्तेमाल ना करें, फॉरेन से ज्यादा गुड्स ना खरीदें, हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस करके। कैसे रिड्यूस कर सकती है? हमें सेलिंग सिक्योरिटीज करके रिड्यूस कर सकती है, और बैंक रेट इंक्रीज कर सकती है, बैंक का लोन महंगा कर सकती है, या तो कैश रिजर्व रेशियो। इन सबसे क्या हो जाएगा, बैंकों के पास एक्सेस मनी सप्लाई नहीं रहेगा लोगों को देने के लिए, मार्केट में पैसे कम रहेंगे, मार्केट में डिमांड कम होगी, फॉरेन हम गुड्स नहीं खरीदेंगे, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है। और क्या तरीका है, फिस्कल पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी मतलब बजटरी पॉलिसी। ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, ताकि हर साल में एक बार बनाती है, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, टोटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर ले। अगर सरकार अपने वेस्टफुल खर्चों को, सरकार के जो टोटल खर्चे जिसमें वेस्टफुल वाला खर्चा उसको कम कर दे, या टोटल एक्सपेंडिचर अपना रिड्यूस कर दे और टैक्स बढ़ा दे, खास करके डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर दे, इससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास रियल इनकम बचेगी नहीं, वो फॉरेन गुड्स या सर्विसेज जो खरीद रहे थे अब लेना बंद कर देंगे, समस्या खत्म। से मैंने कहा ये अच्छा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि इंडियंस नाराज हो जाएंगे अगर ऐसा गवर्नमेंट बहुत करेगी। तो क्या हम मेहनत करें और सरकार हम पे टैक्स लगा दे, सारा पैसा टैक्स के रूप में हमसे छीन ले, मेहनत करना चाहोगे? नहीं। तो अवर विल टू सेव एंड इन्वेस्ट खत्म हो जाएगा। ये भी एक अच्छा स्टेप नहीं है। तो बीओपी कभी भी अनपेबल नहीं रह सकती, क्योंकि बीओपी बनता है किससे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल से बनता है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। अब ये डबल एंट्री क्या कहता है, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो बीओपी भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स पे काम करता है। जब आप जानते हैं कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन डेबिट भी पैदा करता है और क्रेडिट भी। हाँ, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे तो आप जरूर जानते होंगे। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट के टोटल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका देश में एक इंपैक्ट पड़ेगा रिसिप्ट साइड, तो एक पड़ेगा पेमेंट साइड। नतीजा, इट इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड। तो इन लॉन्ग टर्म बीओपी कैन नेवर बी डेफिसिट, इट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। पब्लिक फाइनेंस, हाँ पब्लिक मतलब पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट, फाइनेंस मतलब फंड्स, हाँ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। चलिए बहुत डिटेल में जानेंगे आज ये चैप्टर को, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए बिगिन करते हैं। पूरे लेसन को एंड तक देखिएगा, इसके बाद आपको कुछ भी और कहीं भी पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा चैप्टर आपके पास इसी में जगह अवेलेबल। तो सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है। तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज हो रहा है एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन अनदर। आम भाषा में बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा किया गया सारा कमाई का जरिया और खर्च का जरिया अगर रिकॉर्ड कर दिया जाए, कहां से गवर्नमेंट फंड्स अरेंज कर रही है, कहां गवर्नमेंट फंड्स इस्तेमाल कर रही है, स्पेंड कर रही है, इन सब का लेखा जोखा है पब्लिक फाइनेंस। आइए समझते हैं पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूडिंग है। आइए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर पब्लिक रेवेन्यू आता है, इसका मतलब है सरकार की कमाई। पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका मतलब गवर्नमेंट द्वारा किए गए खर्चे। हाँ भाई, जो रोड बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सब ये सरकार के एक्सपेंडिचर है। और जो गवर्नमेंट पे जॉब कर रहे हैं, हाँ वो जो रेलवे चला रहे हैं, रेलवे मेंटेन कर रहे हैं, वो सब आएगा एक्सपेंडिचर में। और क्या आएगा, पब्लिक डेब्ट्स, डेब्ट्स बोरोइंग्स, लोन्स, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया फंड्स, अब वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये सब पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। और क्या आएगा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात फंड्स का मैनेजमेंट, बजट बनाना, फिस्कल पॉलिसी बनाना और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड फिस्कल पॉलिसी बनाना, ये सब पार्ट है पब्लिक फाइनेंस। इसका मतलब है पब्लिक फाइनेंस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। हाँ, जब आप थोड़ा सीनियर क्लासेस में जाएंगे, इवन आप जब आगे ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको एक सब्जेक्ट एज अ पब्लिक फाइनेंस मिलता है। अभी तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आपको पूरी एक बुक लग जाएगी पब्लिक फाइनेंस पर। आज हम बिगिन करने जा रहे हैं इसका एक बेसिक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस समझना क्यों जरूरी है। पब्लिक फाइनेंस हेल्प करता है पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को समझने, क्योंकि पूरी इकोनॉमी का रोटेशन ऑफ फंड्स बताता है, कहां फंड्स इकोनॉमी में आ रहे हैं और कहां इकोनॉमी में फंड्स जा रहे हैं। और क्या करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट्स ऑफ द स्टेट अर्थात फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट शब्द आए तो समझ जाइए सरकार, गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक मतलब आपका और मेरा नहीं, तुम और मैं तो हमेशा चादर में रह के काम करते। हमारा आपका जो फाइनेंस का तरीका है वो गवर्नमेंट से एकदम अलग है। हाँ, अभी डिफरेंस भी बताऊंगा, पब्लिक में मतलब गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। तो
हेल्प करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझने में। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। हाँ, जो फाइनेंस आपका और मेरा चल रहा है एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं और आप प्राइवेट फाइनेंस कर रहे हैं, हमारे घर वाले प्राइवेट फाइनेंस कर रहे हैं, और सरकार पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, प्राइवेट फाइनेंस ऑब्वियस सी बात है नैरो सब्जेक्ट है। पब्लिक फाइनेंस इज बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। देखिए, जब भी सरकार काम करेगी तो सबका भला, सर्वदा भला करेगी, जबकि प्राइवेट फाइनेंस जब भी बात होगी तो इंडिविजुअल सिर्फ सोचेगा मेरा कहां वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, आइए और एक पॉइंट्स वाइज भी डिफरेंस देखते हैं। प्राइवेट फाइनेंस में इंडिविजुअल एडजस्ट करता है अपनी स्पेंडिंग को अपने इनकम के अकॉर्डिंग। ध्यान से मत सुनिए, पहले वो इनकम करता है फिर स्पेंडिंग करता है। ये प्राइवेट की खास बात है, पहले हम कमाते हैं फिर खर्चा करते हैं, अर्थात अपने खर्चों को अपने इनकम के विदिन रखना चाहते हैं। ये हमारी पहचान है प्राइवेट की। ऐसा पब्लिक में उल्टा होता है। पब्लिक में पहले सरकार खर्चे कर देती है, पहले प्लान कर लेती है कि कहां कहां खर्चे करेंगे, बाद में कमाई का रास्ता सोचती। ठीक रिवर्स। और डिफरेंस देखते हैं। प्राइवेट सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचता है, जबकि पब्लिक अर्थात गवर्नमेंट सोचती है वेलफेयर के लिए। प्राइवेट जब स्पेंड करता है तो अपनी इनकम से हमेशा कम स्पेंड करता है और कुछ ना कुछ बचत करके रखता है। हाँ, कहते हैं ना चादर में रहकर वो क्या करता है, पैर फैलाता है। सरकार उल्टा सोचती है, वो हमेशा चादर से पैर बाहर निकाल देती है, अक्सर डेफिसिट पे रहती है। डेफिसिट मतलब खर्चे ज्यादा होती है सरकार की और कमाई कम होती है। हाँ, सरकार के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं फंड्स अरेंज करने के लिए, थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देगी, अपने आप ही सरकार की कमाई हो जाएगी। क्या कहते हो, या नए नोट छाप देगी, सबसे आसान है। बट ये आप और मैं नहीं कर सकते, है ना। प्राइवेट एज अ प्राइवेट मैं और आप ये नहीं कर सकते। प्राइवेट फाइनेंस ट्रांजैक्शंस सीक्रेटली करते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, जबकि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है ना, कोई भी देख सकता है। इवन सरकार खुद पब्लिकली छापती है बजट ऑफ द गवर्नमेंट, अपने स्पेंडिंग्स और इनकम्स का एस्टीमेट पब्लिक को देती है। हाँ, इंटरनेट पे अवेलेबल है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक पब्लिक रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है कमाई, सोर्स। हाँ, वैसे सरकार के जहां जहां से इनकम आ रही है उन सारे सोर्सेज की कमाई को कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक इनकम। इनकम बोले तो कंफ्यूजन मत बोलिएगा, ठीक है ना। आगे आता है सरकार का सबसे पहला सोर्स ऑफ कमाई है टैक्स रेवेन्यू। हाँ, वैसे दो हेडिंग अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलिए पहले टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो पीपल पर इंपोज किया गया है, कंपनी पे लगाया गया है, सरकार द्वारा लगाया गया है, और इससे सरकार जो पैसा पाती है वो कॉमन वेलफेयर में, हाँ पब्लिक वेलफेयर में उस पैसे को क्या करती है, सरकार स्पेंड करती है। कुछ और भी सरकार के टैक्स के अलावा इनकम है, वो है कमर्शियल रेवेन्यूज। सरकार भी बहुत सारी कमर्शियल सर्विसेज दे रही है। कमर्शियल मतलब ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट काम कर रही है जिसमें लोगों को अपनी सर्विसेज बेच रही है, गुड्स बेच रही है। तो ऐसे कौन से काम है जो सरकार गुड्स सर्विसेज बेच रही है, जिसके लिए वो लोगों से पैसा लेती है, प्राइस लेती है, टैक्स नहीं लेती है। ध्यान से सुनिएगा, टैक्स तो कंपलसरी है, जिसके बदले सरकार कुछ देती नहीं है। अगर सरकार ने इनकम टैक्स लिया तो क्या दिया आपको, या घर बना के दे दिया क्या, नहीं नहीं नहीं। बट प्राइस में सरकार आपको क्या कर रही है, कोई गुड्स या कोई सर्विस दे रही है। अब कहेंगे सर कौन सा प्राइस ले रही है सरकार हमसे, तो अगर आप पोस्ट ऑफिस कभी गए हो, हाँ पोस्ट ऑफिस गए हो तो आपको पोस्टेज स्टैम्प चाहिए, स्पीड पोस्ट कराना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आपने कुछ सर्विस ली और आपने प्राइस पे किया, टैक्स नहीं पे किया। या रेलवे से आप कहीं जा रहे हैं तो रेलवे की टिकट तो लोगे ना, तो सरकार को मिला क्या, प्राइस में। सरकार ने आपको सर्विस दी, रेलवे सर्विस दी। सिमिलरली इरिगेशन चार्जेस है, या लिकर खरीदने पर लिकर का जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, स्टॉक बना रखा है, ऐसे लिकर दे देती है गवर्नमेंट। हो गया। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं, प्राइस और टैक्स में। समझ में आ गया, कमर्शियल रेवेन्यू प्राइस और कंपल्सरी पेमेंट टैक्स, है ना डिफरेंस। आइए पहला तो कंपल्सरी पेमेंट है, और मैंने कहा प्राइस एक कंपल्सरी पेमेंट नहीं है। जब आप सर्विस लेंगे, सरकार से गुड्स खरीदेंगे तो पैसा देंगे, नहीं लेंगे भाई रेलवे में नहीं जाना चाहते हैं तो अब रेलवे का पैसा क्यों भरेंगे, टिकट क्यों खरीदेंगे, नहीं लेंगे। समझ गया ना। पर टैक्स क्या है, मैंने कहा कंपल्सरी है। आप रेलवे में जाइए मत जाइए, सरकार ने लगा दिया इनकम टैक्स, और आपकी इनकम उस टैक्स लिमिट के ऊपर आ रही है, चुपचाप भर दीजिए, चाहे आप रेलवे से जाते हो नहीं जाते हो। तो ये कंपल्सरी पेमेंट है, हर एक टैक्स पेयर को देना है। प्राइस के बदले आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, आपको डायरेक्टली कोई गुड या कोई सर्विस मिल रही है, और टैक्स के बदले आपको नो करस्पॉन्डिंग बेनिफिट, हम इसे कहते हैं नो क्विड प्रो क्यू। क्या, नो क्विड प्रो क्यू, नथिंग इन रिटर्न। टैक्स के बदले कुछ मिलता नहीं है, पर क्या करें, सरकार का कानून है, हम नहीं देंगे तो हमारे पर पेनल्टी लगेगी। हाँ, लीगल एक्शन भी खिलाफ लिया जा सकता है, इसीलिए देना मजबूर। प्राइस पे करते हैं, और एज अ कंज्यूमर हम गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमर हैं गवर्नमेंट के, जब हम सरकार को प्राइस पे करके सामान खरीद रहे हैं। रेलवे का हम कंज्यूमर हैं, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट के हम कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं। बट मैंने कहा जब हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हम एक टैक्स पेयर है, कंज्यूमर नहीं है। हाँ, हमें टैक्स देना है। अब मैं श्योर हूं कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया प्राइस और टैक्स में। चलिए और रेवेन्यूज की सरकार के रास्ते बताता हूं, और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, हम कह सकते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ये क्या होता है, सरकार और बहुत सारे काम कर रही होती है, जैसे सरकार को पेमेंट करना होता है फीस के रूप में। क्या आपने अपनी गाड़ी का चालान कटा है, कहेंगे सर नहीं कटा है, कटा होगा तो उस पर फाइन लगा होगा, है ना, तो फाइन भी एक तरह का पेमेंट कर रहे हैं। अगर कभी आपने कोर्ट में, हाँ कोर्ट में अगर किसी के खिलाफ केस करना होता है, कोर्ट की फीस। कभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, हाँ गन के लाइसेंस के तो लाइसेंस लग जाती है। तो कई जगह पे सरकार क्या कर रही है, आपसे फी ले रही है। आई फी एक पेमेंट है जो कि सरकार आपको स्पेशल सर्विस दे रही है। क्या स्पेशल सर्विस दे रही है, उस सर्विस को रिसीव करने के लिए आपको उस बेनिफिट को पाने के लिए सरकार को फी, मैंने कहा एग्जांपल दिया कोर्ट फीस। दूसरा लाइसेंस फी, इसी फी का एक टाइप है, जब सरकार से आप किसी काम का परमिशन लेते हैं।
याद रखिएगा, सरकार आपको ऐसा काम करने का परमिशन दे रही है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी फॉर द मोटरसाइकिल या लाइसेंस फॉर द गन्स। आपको पता ही है हमारे देश में गन रखने का अनुमति तभी है जब आपके पास गन का लाइसेंस हो, ठीक है ना। तो सरकार को पैसा जमा करिए। और फाइन एंड पेनल्टीज का भी मैंने एग्जांपल दिया। फाइन एंड पेनल्टीज के बड़े सोर्स तो नहीं होते हैं, बट जैसे किसी ने ट्रैफिक के रूल तोड़ दिए, आजकल तो चालान वैसे ही बहुत आसानी से कट जा रहा है, घर बैठे बैठे ही तुम्हारे पास चालान का कागज पहुंच जा रहा है, क्योंकि सारे तरफ कैमरेज लगे हुए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में। अगर कहीं आपने ट्रैफिक सिग्नल की लाइट तोड़ी, घर पे चालान पहुंच जाएगा। क्या कहते हैं, आपके घर में कभी चालान आया कि नहीं आया? हाँ, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल्स मत तोड़िएगा, क्योंकि अब वो या तो पास से खींच लेंगे, अगर आपने कहीं रॉन्ग जगह पार्किंग कर ली है, जाके आपकी गाड़ी का क्या करेंगे, वो नंबर खींच लेंगे और आपको चालान भेज देंगे। कभी सोचा है कैसे भेज देंगे वो चालान? कैसे भेज देंगे वो फाइन और पेनल्टीज आपके घर पे? नहीं मालूम है कि आपकी गाड़ी के नंबर से आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर सब रजिस्टर्ड है। तो बस एक ऐप के माध्यम से क्या हो जाएगा, आप भी पता कर सकते हैं, सच में आप भी पता कर सकते हैं कि गाड़ी किसके नाम है, रजिस्टर्ड किसके नाम है। और सरकार के लिए तो सब बहुत आसान है, क्योंकि वो तो खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रही है। चलिए, कई बार सरकार क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में इंप्रूवमेंट कराती है। फॉर एग्जांपल, कहीं कोई नया मेट्रो प्रोजेक्ट लग रहा है, हाँ, उस इलाके में कोई नया मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, कोई बस स्टैंड बनने वाला है, कोई भी ऐसा बड़ा मेजर प्रोजेक्ट बनने वाला है। ये क्या होगा, उस पूरे एरिया की क्या हो जाएगी, हाँ, उस वहां अगर आपका घर होगा जहां पे मेट्रो स्टेशन एंड हो रहा है, जहां मेट्रो टर्मिनल बने हैं, तो सोचिए कितना मजेदार होगा। आपके घर की कीमत तो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में जहां पर इंप्रूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, प्रोविजन ऑफ लाइटिंग, प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज, या मैंने कहा कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज की वजह से, तो इससे आपकी प्रॉपर्टी की राइज हो जाएगी कीमत। सरकार उस केस में उन लोगों से थोड़ा सा टैक्स ले लेगी, नाम है स्पेशल असेस। स्पेशल टैक्स है, सबसे नहीं लेगी। किनसे लेगी? जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है उन्हीं से ये टैक्स। हाँ, चलिए और टाइप देखें, इसी के अंदर है फोरफीचर, मतलब जब्त कर लेना। क्या? जब्त करना। नॉर्मली सरकार किसी को बेवजह तो जब्त नहीं करती है, पर जब किसी पर कोर्ट ने पेनल्टी लगा दी है, किसी ने कोई लीगल काम नहीं किया, हाँ, सरकार ने उसके साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो कोर्ट ने उस पर क्या कर दिया, फोरफीचर कर दिया। कई अपराधियों का भी, हाँ, कई क्रिमिनल्स का भी सरकार प्रॉपर्टी क्या करती है, फोरफीट कर लेती है, हिंदी बोले तो जब्त कर लेती है। ये भी एक सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स के अंदर आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर इनकम आ रही है। और एक और है, सबसे लास्ट टाइप है एसचीट। हाँ, इसमें सरकार चीटिंग नहीं कर रही है, ये मत सोचिए सरकार चीटिंग कर रही है। एसचीट मतलब एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट उन लोगों से ले रही है जिनका कोई नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मर गया जिसका ना अगाड़ी है ना पिछाड़ी है, अर्थात देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ द असेट्स, तो जिसका कोई नहीं उसका सरकार, सीधा सा रूल है, तो उसके सारे बैंक बैलेंस, उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, सरकार को मिल जाएगी, क्योंकि उसका कोई लीगल सक्सेसर नहीं है। हाँ, ऐसा तो क्या, मैंने कहा ऐसे लोगों के रिश्तेदार तो सब लोग बन जाते हैं जो पैसे वाले हैं, सरकार के आने से पहले कोई और सरकार बन जाता है, बट रियली में ऐसा हो सकता है। हम इसे कहते हैं एसजी। चलिए अब अगले एक एक हेडिंग को बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया सरकार को एक कंपलसरी पेमेंट देना होता है, इंडिविजुअल्स को देना होता है, कंपनीज को देना होता है, और ये पेमेंट सरकार वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर लेती है। हम इसे कहते हैं टैक्स। अब टैक्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स, हाँ, बहुत कॉमन चीजें आपको पता है, बस एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला, ये कंपलसरी है, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है कि टैक्स दे कि नहीं दे, टैक्स लगा है, आप पे इंपोज हुआ है, आपको देना पड़ेगा। दूसरा, ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है। पर्सनल मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब है somebody who has to pay tax, somebody who is under the taxable limit has to pay tax. He cannot divert or divulge or move away from it. नहीं, आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, आप कुछ भी करिए, हाँ, आप कुछ भी करिए, टैक्स दीजिए। दूसरा है, टैक्स का पैसा सरकार किस काम में लगा रही होती है, किसी सोशल वेलफेयर के काम में लगा रही है। क्या लगता है, जो ये सरकार मिड डे मील खिलाती है, फ्री में जो हॉस्पिटल चला रही है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहे हैं, हाँ, आपके भी शहर में होंगे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या जो सरकार बहुत सारे रोडवेज प्रोजेक्ट्स बना रही है, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं, ऑर्फनेजेस चल रहे हैं, कहां से आ रहा है सबका पैसा? कभी सोचा है? ये आपका और मेरा और आपका जो टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा आ रहा है, सरकार उसमें लगा देती। समझ गया ना? ये जो कोरोना काल आया, सरकार ने बहुत लंबे समय तक लोगों को फ्री अनाज दिया। इवन आज तक मुझे सुना है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है, हाँ, जो गरीब लोग होते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, उनको आज भी राशन मुफ्त मिल रहा है। पता कि नहीं आपको? पूरी फैमिली का राशन मुफ्त। सरकार कहां से पैसा ला रही है? यही आपका और मेरा टैक्स का। ठीक है, तो जनरल वेलफेयर में सरकार यूज कर देती है टैक्स के पैसे को। नो क्विड प्रो क्यू, मैंने पहले ही बताया था इस पॉइंट को। बदले में आप टैक्स देने पर सरकार से ये नहीं कह सकते कि मुझे सर्विसेज दीजिए। अब सोचिए, इमेजिन करिए, अक्षय, आप सुना है ना, हाँ, अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्में साइन कर रहा है, खूब पैसे कमा रहा है। लेट्स अज्यूम करते हैं कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है फिल्म इंडस्ट्री का। एग्जांपल है, मैं ऐसा आई डोंट नो एक्जेक्टली, है ना। तो अक्षय कुमार सरकार को कहे, सुनिए, मैं आपको सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं, ऐसा करिए मेरे घर की जो सामने वाली रोड है उसका रोड चौड़ी करवा दीजिए। क्या कहते हैं, सरकार कर देगी? ये नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्स आपको कंपल्सरी देना है, रिटर्न में आप उसके बदले सरकार से कुछ मांग नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये कमर्शियल सर्विस नहीं है। ठीक है ना, सरकार कोई सामान नहीं बेच रही, बल्कि आप पे क्या कर रही है, अपना नियम लगा रही है, नियम थोप रही है आप। अब क्लियर हो गया? ये एक रेगुलर पेमेंट करना होता है। याद रखिएगा, टैक्स का पेमेंट रेगुलरली करते रहना पड़ता है। अभी तक हमने समझा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आइए अब समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस। बातें की है टैक्स का देश के प्रति क्या इंपॉर्टेंस। इमेजिन करिए कोई ऐसा देश जहां कोई टैक्स ना लगता हो। हाँ, कोई ऐसा देश है क्या? हाँ भाई, है। कुछ कंट्रीज जिन्हें हम टैक्स हेवन के नाम से कहते हैं, वहां पर इनकम टैक्स नहीं है। बट ये याद रखिएगा कि कोई टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ टैक्स तो होंगे, पर मैं
डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करूं तो ऐसे बहुत सारे देश हैं। दुबई में लोग क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, वहाँ पर दुबई में, ओमान में, हाँ, ऐसे बहुत सारे अरब कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो मतलब आप कितनी भी इनकम कमाइए, इनकम पे टैक्स नहीं है वहाँ पर। और टैक्सेज़ हैं, मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स है, एजुकेशन पे टैक्स है। तो टैक्स चाहिए सरकार को, और सरकार को टैक्स क्यों चाहिए? सरकार को वेलफेयर के लिए चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सरकार का टैक्स लेना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को बहुत सारे वेलफेयर करने, तो दे नीड इनकम फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समाज के ऐसे बहुत सेक्शन ऑफ पीपल हैं जिनकी इनकम वेरी वेरी लो है एज कंपेयर टू द एवरेज इनकम, तो उनके वेलफेयर के लिए सरकार को पैसे चाहिए। दूसरा, क्यों चाहिए पैसा सरकार को? क्या काम आता है? रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन। सरकार कुछ चीजों के कंजम्पशन को काबू करना चाहती है। सोचिए, अमीर और अमीर होता जा रहा है, महंगे से महंगी गाड़ियां, महंगे से महंगे मोबाइल बिक जा रहे हैं, लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए के मोबाइल जो है चुटकियों में बिक जा रहे हैं। मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहा आईफोन 14 या प्रो प्लस, और पता लगा लॉन्च होते ही गायब मार्केट से। अरे भाई, ये क्या है? तो सरकार इसके कंजम्पशन को रोकने के लिए क्या कर रही है? ये खूब सारा टैक्स लगा रही है। तो सरकार कुछ चीजों के कंजम्पशन पे, कुछ चीजों के प्रोडक्शन को रोकने के लिए उस पर टैक्स लगा करके उनको काबू में कर सकती है। खास करके लिकर, पान मसाला, या मैंने एग्जांपल दिया लग्जरी गुड्स, क्योंकि लग्जरी गुड कौन खरीद रहा है? रिच लोग खरीद रहे हैं, तो सरकार उस पर जानबूझ का और टैक्स लगा रही है। सरकार की आमदनी भी बढ़ जा रही है, और उस गुड्स का कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ कम से कम लोग, रिच लोग कर पाते हैं। तो सरकार अपने देश के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने के लिए भी करती है, नॉन एसेंशियल गुड्स से एसेंशियल गुड्स की तरफ डाइवर्ट करने। हाँ भाई, जब लग्जरी गुड्स महंगे होंगे तो लोग कम खरीदेंगे। आता है प्रोटेक्शन ऑफ या प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक कंट्रीज। कई बार सरकार जो कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, उन गुड्स पे लगाती है जो विदेशों से। इससे क्या होगा? विदेश से आने वाला सामान, हाँ, फॉरेन कंट्री से आने वाला सामान भारत में महंगा पड़ेगा, और जब महंगा पड़ेगा तो हम भारत का सामान ही खरीदेंगे, क्यों हम विदेशी सामान खरीदेंगे? पता है ना आपको, एमआई, सैमसंग या रियलमी, सबके मोबाइल मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बन रहे हैं। अब चाइना से इंपोर्ट होकर नहीं आ रहे हैं। ये गलत मत रहिएगा कि आप चाइना वाला मोबाइल खरीद रहे हैं। ना 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 ना, आप ध्यान से पढ़िए, उसके पीछे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इन इंडस्ट्रीज को भारत में ही खुलवा लिया है। सच में चेक करके देखिए, अपने सैमसंग के फोन को चेक करके देखिए, लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो क्या कहना चाहते हैं? सरकार फॉरेन से गुड्स खरीदने की बजाय फॉरेन की इंडस्ट्रीज को भारत में लगने का, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ इंडस्ट्रीज का आउटपुट यहाँ से बन करके पूरे वर्ल्ड ओवर जाए। आपको पता होना चाहिए, आईफोन भी इंडिया में बन रही है, इसकी फैक्ट्री इंडिया में, तमिलनाडु में लग चुकी है। बहुत जल्दी आईफोन सस्ते हो जाएंगे। हाँ भाई, इंडिया में बनेगा। और क्या करती है सरकार? क्यों लेती है टैक्स? क्या इसका सिग्निफिकेंस है? इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को दूर कर, ये क्या होता है? अमीरी गरीबी के फासले को दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा टैक्सेस ज्यादा किस पे लग रहे हैं, खास करके डायरेक्ट टैक्स किस पे लग रहे हैं? अमीर पे लग रहे हैं, ताकि अमीरों पे प्रोग्रेसिव से, अर्थात हायर इनकम वालों को और ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, बिकॉज दे आर एबल टू पे मोर, और वो कमाई जो मिल रही है सरकार उसको वेलफेयर में स्पेंड कर दे। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा रहे हैं, जिसमें हैवी टैक्स ऑन रिच एंड लो टैक्स या नो टैक्स ऑन पुअर। और सरकार लग्जरी गुड्स पे भी टैक्स लगा रही है, मैंने पहले ही बताया। ये तरीका है सरकार का देश को चलाने का। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सरकार टैक्स भी इसलिए भी लगाती है क्योंकि सरकार को सेविंग्स करा, सरकार को कैपिटल फॉर्मेशन करा। जो भी सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो गवर्नमेंट यूज करती है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे, मतलब नए रोड बनाने में, हाँ, नया पावर हाउस बनाने में। बन रहे हैं ना नए सड़कें, आप देखिए अपने घर के बाहर जरा हाईवे पे निकलिए तो देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन चुकी हैं। गए कि नहीं आप कभी? आप जरा अपने घर से दूर जहाँ हाईवे पड़ता है, हाँ, नेशनल हाईवे, जरा कभी निकल के देखिए, हाईवे में क्या चौड़ी चौड़ी बड़ी खूबसूरत सड़कें बन गई हैं। अरे भाई, कैसे बन गई? इसी टैक्स के पैसे से। और इनसे फायदा क्या मिलेगा? इनसे फायदा मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। वो आपके शहरों में, आपके प्रदेश में इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार पैदा होगा, इनकम पैदा होगी, और फर्दर क्या होगा? लोग और इन्वेस्ट, और ये एक साइकिल चले। नेक्स्ट, टैक्स जरूरी है प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन। सरकार देखती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार टैक्स लगा देती है, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स लगा देती है, ताकि जिनके पास ज्यादा इनकम है वो टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा हो जाए। अब उनकी स्पेंडिंग हो जाएगी कम, तो जब मार्केट में वो खरीदेंगे कम, क्या हो जाएगा? प्राइस फॉल हो जाएगा। हाँ, एक तरीका है सरकार का ये भी, है ना। सरकार प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? महंगा कर देती है गुड्स, और दूसरा वो उन चीजों को महंगा करती है जो हीरा नहीं खरीदती, और दूसरा मैंने कहा अमीरों पर ही टैक्स लगा, भरो टैक्स। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन कर सकती है सरकार, टैक्स का बेनिफिट्स बैकवर्ड रीजन को भी दे सकती है। अर्थात जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैकवर्ड रीजन में, जहां इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां इंडस्ट्रीज खुलना चाहते हैं, सरकार वहां पे क्या करती है? या ये वहां खोलिए, 5 साल तक फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स नहीं, 5 साल तक लैंड टैक्स, वहां 5 तक का फ्री बिजली दे देंगे, तो इंडस्ट्रीज वहां खुलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? बैकवर्ड एरिया पे डेवलप हो जाए, और ओवरऑल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड। याद रखिएगा, देश में जितने भी सेक्टर्स काम कर रहे हैं उन सबकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इस टैक्स के बेसिस पे बढ़ाई घटाई जा सकती है। हाँ, 3 सेक्टर्स काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सरकार जिस सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है बस उस सेक्टर का टैक्स क्या करे? हाँ, घटा दे, खत्म। तो ये दिए हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द टैक्स। याद रखिएगा, हर सरकार बहुत समझदारी से इस पूरे टैक्स सिस्टम का यूज करती है, ताकि वो देश की इकोनॉमी को क्या करे? अच्छे से संभाल पाए। अब टाइप्स ऑफ टैक्स समझेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ टैक्स, सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं, रेट ऑफ टैक्स मतलब परसेंटेज ऑफ टैक्स चेंज नहीं होता है। तो मतलब आपकी इनकम तो इंक्रीज हो रही है, पर रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है, ये है इनकम और ये है रेट ऑफ टैक्स। इनकम आपकी 10,000 है,
रेट ऑफ टैक्स 10%। इनकम आपकी 20,000 है, इनकम आपकी 30,000 है, क्या चल रहा है? इसी को कह रहे हैं प्रपोर्शनल। समझ गए? तो ये ज्यादातर मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे देश में है, जितने भी जो जीएसटी हमारे देश में, वो इस सब पे सेम टैक्स है। अब वो अमीर खरीदे, गरीब खरीदे उस सामान को, सोचिए पार्ले जी है 10% फॉर एग्जांपल टैक्स है। अब एक अमीर आदमी खरीद रहा है पार्ले जी, तो भी 10% उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, गरीब खरीदे। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव। ये हमारे देश के टैक्स की पहचान है। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। एक एग्जांपल से फिर से दिखाता हूं, ये रही इनकम और ये रहा रेट ऑफ टैक्स। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, इनकम है 10,000, टैक्स है 10%, इनकम हो गई डबल 20,000 पर रेट हो गया 15%, इनकम हो गई 30,000 रेट हो गया, क्या हो रहा है, हायर द इनकम हायर इज द टैक्स का परसेंटेज। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का फायदा क्या मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो पाएगी, क्योंकि दोज हु हैव हायर कैपेसिटी टू पे टैक्स आर बीइंग पेइंग टैक्स एक्स्ट्रा। इक्विटी नहीं, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी फॉलो कर रहे हैं। इक्विटी में क्या होता है, जो ज्यादा क्षमता रखते हैं पैसा देने की, भाई ज्यादा कमा रहे हैं तो उसके पास ज्यादा क्षमता है टैक्स देने की, उन्हीं को ज्यादा टैक्स देना, ठीक है ना। अब आता है रिग्रेसिव टैक्स, इसमें रेट ऑफ टैक्स उल्टा डिक्रीज कर जाता है। ये देखिए हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता है, डोंट वरी, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। ये इनकम है और ये रेट है, इनकम है 10,000, रेट है 10%, रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम हो गई 20,000, रेट हो गया 8%, इनकम हो गई 30,000, रेट हो गया 6%। क्या हमारे देश में है ऐसा? डोंट वरी, हमारे देश में ऐसा नहीं है, रिग्रेसिव नहीं है हमारे देश में। रिग्रेसिव में क्या हो जाएगा, और इनइक्वालिटीज बढ़ जाएगी, अमीर और मजेदार हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, अमीर को कम टैक्स देना पड़ रहा है, हर आदमी अपनी इनकम बढ़ा बढ़ा के बताएगा। जो 10 भी कमाता है कहेगा नहीं नहीं हम तो 30,000 कमाते हैं, क्योंकि 6% टैक्स देना पड़ेगा। समझ गया ना? तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डिग्रेसिव टैक्सेशन, ये बहुत कॉमन है हमारे देश। डिग्रेसिव सिस्टम होता है, ध्यान से देखिए। डिग्रेसिव सिस्टम में क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है, रेट ऑफ टैक्स तो इंक्रीज। बात सही है, इनकम है 10,000, मैंने कहा रेट है 10% पर एनम। इनकम हो गई 20,000, रेट हो गया 50। इनकम हो गई 30,000, रेट हो गया 20%। और इनकम हो गई 40,000 एंड अबव, रेट अभी भी परसेंट। तो क्या हुआ, रेट की कैपिंग हो गई, रेट की अपर लिमिट फिक्स हो गई कि इसके बियॉन्ड रेट नहीं होगा। हमारे देश में इनकम टैक्स, मैं भारत की बात कर रहा हूं, हमारे देश में इनकम टैक्स जो है वो डिग्रेसिव सिस्टम, जिसमें रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज तो करता है बट ओनली आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, देन इट बिकम्स स्टैग्नेंट, अर्थात फिर रेट चेंज नहीं होता। समझ गया ना? हमारे देश में इनकम टैक्स ऐसा ही है। आइए बात आई है इनकम टैक्स की, तो मिलते हैं डायरेक्ट टैक्स से। ये क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? क्या होता है, अर्थात एक ऐसा टैक्स जिसमें इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। सर ये इंसिडेंस इंपैक्ट अर्थात पेयर ऑफ द टैक्स, बियरर ऑफ द टैक्स इज सेम पर्सन, अर्थात नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस। तुम पे लगा है इनकम टैक्स, तुम ही दोगे, तुम अपने अपने किराएदार से या अपने किसी कस्टमर से उसको शिफ्ट नहीं करते, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डायरेक्ट। क्लियर? आइए, तो दोस टैक्स विच आर बर्डन, विच बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। का बर्डन क्या करता है, जिस पे लगा है वही भरेगा। कहते हैं कि इसका इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही पर्सन पे होता है, इसीलिए मैंने कहा नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, पेयर ऑफ द टैक्स, बेयर ऑफ द टैक्स, जो पे करेगा, जो बर्दाश्त करेगा टैक्स को, सहेगा, वो एक ही आदमी होगा। एग्जांपल है वेल्थ टैक्स। जो ज्यादा इनकम कमा रहा है उस पर लगने वाला इनकम टैक्स, उसी तरह से जिसके पास ज्यादा वेल्थ है, धन दौलत खूब है, फैक्ट्रियां, मकान है, बिल्डिंगें हैं करोड़ों रुपए की, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये उन्हीं पे लगेगा जिनके पास मैंने कहा प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये एक डायरेक्ट नेचर का टैक्स है, इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी और पे पास ऑन नहीं। ठीक है ना? आइए इसके मेरिट्स, इनकम टैक्स समझ करके दिमाग में हेडिंग बैठा लीजिए और इनकम टैक्स को सोचिए और मेरिट सोचिए। सबसे पहला मेरिट है डायरेक्ट टैक्स का, इक्विटेबल होता है। इक्विटेबल मैंने बताया कि बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स सब पर अलग अलग है, ये मत सोचिए सब पे एक ही है। क्या है, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स सब पे इक्विटेबली बटा हुआ है, सेम नहीं है, ये मत सोचिए, क्योंकि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर, इनकम इंक्रीज होगी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी अब बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास इनकम ज्यादा है। समझ गए ना? दैट इज व्हाई इनकम इंक्रीज, रेट ऑफ टैक्स। इससे क्या होगा, इक्विटेबल आएगा, अर्थात अमीर आदमियों से बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को मिल पाए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है इस सिस्टम का, सर्टेनिटी। सर्टेन मतलब होता है श्योर। क्या श्योर? क्या श्योर है इसमें, इस सिस्टम में सरकार को भी पता है कि उसे कितना टैक्स मिलना है, गवर्नमेंट ऑल्सो नोज इट एंड इवन द टैक्स पेयर नो हाउ मच ही हैज टू पे। भाई हर साल टैक्स का फाइल, टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है, कहते हैं रिटर्न ऑन टैक्स देना पड़ता है। 31 मार्च को ईयर एंड होता है हमारे देश में, भर दो भैया टैक्स। तो क्या मालूम है, सर्टन है कि कब देना है, व्हेन देना है, हाउ देना है, कैसे देना है, सरकार को भी मालूम है, इसीलिए श्योरिटी है इसमें। अब आता है इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता पड़ना। ये क्या होता है सर? सस्ता मतलब चीप। चीप क्या चीप है, क्या सस्ता है? चीप कलेक्शन। इनकम टैक्स सब पे नहीं लग रहा है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन पे लग रहा है, कुछ ही लोगों पे लग रहा है जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के बियॉन्ड है। मैं करंट बता दूं रूल, इस साल से जो टैक्स का रूल आया, इनकम टैक्स रूल आया, वो ये है कि अगर 7 लाख से नीचे की इनकम है आपकी, कोई टैक्स नहीं।
तो जिसकी इनकम 7 लाख से कम है उसे 0 टैक्स देना है, पर 7 लाख से ऊपर आएगी इनकम भरना पड़ेगा टैक्स। तो क्या कहना चाहते हैं, सरकार ने क्या कर रखा है, एक लिमिट बना दी है। अब इसको कलेक्शन सरकार के लिए सस्ता इसलिए है क्योंकि टैक्स कुछ ही लोगों से लेना है, बिकॉज कलेक्शन इज रिलेटिवली लो इन केस ऑफ इनकम। कम ही लोगों से लेना है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी क्लास से लेना है। अब सैलरी क्लास वालों को तो जहां वो नौकरी कर रहे हैं वहीं पे इनकम टैक्स कट करके पैसा व्यक्ति को मिल जाता है, सरकार को लेने के लिए टेंशन लेती है। ठीक है, अलग से सरकार को क्या करना है, सेपरेट स्टाफ नहीं चाहिए टैक्स कलेक्ट कर, उसी कंपनी से ही स्टाफ की इनकम टैक्स करके चले जाते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। अब डायरेक्ट टैक्स फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल शब्द का मतलब होता है चेंज किए जा सकते। सरकार के पास पूरा पावर है कि चाहे तो इसके टैक्स को बढ़ाए और चाहे तो रेट ऑफ टैक्स घटा दे। पिछले साल रेट ऑफ टैक्स ज्यादा था, साल सरकार ने, यस करंट ईयर की मैं बात कर रहा हूं जो चल रहा है, साल सरकार ने बजट में टैक्स को रेट कम कर, तो गवर्नमेंट के पास पावर है पूरा। अब सोचिए देश में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए, फॉर एग्जांपल वॉर आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, सरकार बहुत आसानी से अपनी इनकम बढ़ा सकती है। बस क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज। अज्यूम करता हूं कि रेट ऑफ टैक्स 5% है, सरकार इसको बस 10% कर, काम खत्म, सरकार के पास बहुत बड़ी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये रेट चेंज करने की एबिलिटी सरकार के पास है, जिसकी वजह से ये इलास्टिक है, चेंज करने लायक है। नेक्स्ट है सिविक कॉशियस। हाँ मतलब जिस पे इनकम टैक्स लग रहा है, सोचिए आपके पापा इनकम टैक्स भर रहे हैं, हाँ भाई, तो वो जानना चाहते हैं सरकार से कि ये मोदी गवर्नमेंट मेरे पैसे का कर क्या रही है, मैं टैक्स दे रहा हूं, हैं मेरे पैसे का कर क्या रही है सरकार ये, क्योंकि टैक्स का पिंच महसूस, या टैक्स का पिंच महसूस हो रहा है, फील महसूस हो रहा है टैक्स पेयर को। इससे क्या होगा, इससे वह सरकार को देख काम चेक करेगा, सरकार का पता लगाएगा, हाँ पेपर्स पढ़ेगा, न्यूज देखेगा कि क्या कर रही है सरकार हमारे टैक्स से, और वो क्वेश्चन करेगा सरकार से। तो ये बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए, है ना, कि लोग सरकार से क्वेश्चन करें, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जानकारी प्राप्त करें, हाँ कि सरकार कहां पैसे खर्च कर रही है, कहीं फंड का मिसयूज तो नहीं कर रही है। हाँ वो पूछने का अधिकार रखता है भाई, पीपल के पास राइट है, वो आरटीआई के तहत पूछ सकते हैं, हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इससे देश में और जागरूकता, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, टैक्स दे रहे हैं तो पूछेंगे। दूसरा है सिंप्लिसिटी। डायरेक्ट टैक्स बहुत सिंपल होता है, क्यों, क्योंकि एक रेट फिक्स दे दिया है, इतना परसेंट देना है, चुपचाप दे दीजिए, कैलकुलेट करने में भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, बच्चों का काम है भाई, फिक्स है इतना परसेंट टैक्स देना है, काम खत्म, दे दो। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स लगाने से देश में इन्फ्लेशन कम होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा अमीरों पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा, उनकी कंजम्पशन को हम कम कर देंगे टैक्स लगा करके, सरकार जब टैक्स लगाएगी अमीरों पे तो वो अब कम खरीद पाएंगे, क्योंकि उसकी बची हुई इनकम सरकार के पास चले जाएगी। मार्केट में डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो प्राइस गिर जाएगी। भाई देखिए प्राइस राइज क्यों करती है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, अर्थात ढेर सारा पैसा कम वस्तुओं को खरीदने के चक्कर में उसका भाव बढ़ा देता है, समझ गए ना। चलिए अब क्लियर हो गया, हाँ दोबारा सुन सकते हो, पॉज करके फिर डायलॉग को दोबारा सुन सकते हो ताकि अब ना भूलोगे इसमें। चलिए, रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, अगेन रिच और पुअर का गैप दूर करता है, क्योंकि रिच पे लगता है टैक्स और बेनिफिट उस टैक्स का उठा के पुअर को दे दिया जाता है, सिंपल, इनइक्वालिटीज दूर कर देते हैं। क्या अच्छाइयां हैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में, क्या सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की अच्छाइयां हैं, नहीं, अभी बहुत ऐसी बुराई बताऊंगा जो इनकम टैक्स भरने वालों को लगती है। आइए क्या बुराई है इस डायरेक्ट टैक्स का, इस इनकम टैक्स का, जिसका मैंने अनपॉपुलर है, पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत मैं करूं, कमाऊं मैं और टैक्स भी दूं, क्यों भैया, लोग नहीं देना चाहते, क्योंकि ये टैक्स पिंच करता है, स्पेशली सैलरीज वालों को पिंच करता है, क्यों, क्योंकि मैंने मेहनत की भाई, तभी तो मैं ज्यादा कमा पा रहा हूं, तो मुझसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है, आई डोंट वांट टू पे टैक्स, ये लोगों समझ गए ना, इट इज अनपॉपुलर। नेक्स्ट है इनकन्वीनियंट है, क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स तो देना है, साथ में खूब सारी इंफॉर्मेशन देनी है, बैंक स्टेटमेंट जमा करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जमाना है ना, खूब सारे कैलकुलेशंस करके देने हैं, मतलब आप अकेले नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट दैट यू कैन कैलकुलेट योर इनकम टैक्स, ना ना ना, अपना इनकम टैक्स तो इससे पहले बताया बड़ा सिंपल है, परसेंटेज निकालना सिंपल है, और ओवरऑल इनकम टैक्स कैलकुलेट करना ना ना ना, सीए की मदद लेनी पड़ेगी, हाँ इसीलिए आजकल सीए मार्केट में बहुत डिमांड में और खूब पैसा कमा रहे हैं सीए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स खूब पैसे कमा रहे हैं सीए बनकर के, वो नोट छाप रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो यही करना जानते, टैक्स की जानकारी रखते। तो क्या कहना चाहते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स लमसम में देना पड़ता है, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन देनी होती है, कैलकुलेशंस करनी होती है, ये एक आम आदमी की बस की चीज, तो कैलकुलेशन करने के लिए एक टिपिकल लॉयर एक्सपर्ट की जरूरत है, सीए की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनकन्वीनियंट। पॉसिबिलिटी ऑफ, ये कैसे होगा, अन्याय क्यों होगा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स सब पे इक्वल नहीं पड़ता, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स सरकार डिसाइड करती है, और आर्बिट्री डायरेक्ट, आर्बिट्री मतलब होता है अपनी मर्जी से, कभी लगा देगी तो सुपर रिच टैक्स भी लगा देगी, हाँ कभी क्या करेगी, सीनियर टैक्स को, सीनियर सिटीजन टैक्स फ्री कर देगी, सरकार की मर्जी है। तो किसी पे जो रिच भी है उस पे टैक्स नहीं भी लग पाता है कभी कभी, और कभी कभी रिच नहीं भी है तो भी टैक्स लग जाता है, ये बड़ी समस्या, न्याय से अन्याय हो जाता है। नेक्स्ट आता है इवेजन, अर्थात टैक्स न देना या टैक्स से बचाना, क्योंकि टैक्स पेयर जो है अगर वो ऑनेस्ट नहीं हुआ, तो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सरकार को न बताए, तो न बताए कि वो कितना बिजनेस कर रहा है, कितनी इनकम कमा रहा है, तो पेपर्स पूरे क्लियर ना करे, पेपर्स पूरे शो ना करे, तो फ्रॉड कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, और इसकी वजह से क्या होगा, टैक्स इवेजन पूरा पॉसिबल है। हाँ डायरेक्ट टैक्स को आप छुपा सकते हैं, पूरा पॉसिबिलिटी। डायरेक्ट टैक्स डिस्करेज करता है लोगों को सेविंग करने से, इन्वेस्टमेंट करने से। सोचिए डायरेक्ट टैक्स मैंने कहा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, तो ये इनकम, ये वेल्थ, ये जमीन जायदाद मैंने कमाई,
मैंने अपने बल पे कमाई, मैंने अपनी खूब मेहनत की दिन रात तब कमाया, ये सोच रहा है व्यक्ति, और मुझ पे टैक्स लगाया जा रहा है, जाओ हम अब काम ही नहीं करता, अब तो मेरा काम से मन उचट गया है। क्या कह रहे हैं? डिस्करेज हो गया कि नहीं आदमी? कमा हम रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार आकर के टैक्स ले रही है, हम तो काम ही नहीं करेंगे, आपसे बैठे रहेंगे घर में सोए रहेंगे, जाओ। तो इससे लोगों का मन कट जाएगा, सेविंग करना नहीं चाहेंगे, कहेंगे सब पैसा उड़ा दो, उड़ा दो, जब सब टैक्स भर देना तो क्या जरूरत है? देखा लोगों के माइंडसेट, तो लोग क्या हो जाएंगे? डिस्करेज हो जाएंगे, नापसंद करेंगे। जब उनकी टैक्स का एक बड़ा, इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स ग्रुप में चला जाएगा, वो काम नहीं करना चाहेंगे और कमाना नहीं चाहेंगे, और जब कमाएंगे नहीं, देश की ग्रोथ, देश में नए गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनेंगे, नई इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी? क्योंकि कोई ना कोई देश में काम कर रहा है, तभी ना ऐसा हो रहा है कि देश में नए गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनकी इनकम आनी चाहिए ना, बहुत जरूरी है देश की। ये पॉइंट बहुत बहुत खतरनाक पॉइंट था। नेक्स्ट है इसका स्कोप नैरो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ कुछ ही लोगों पे लगता है, सब पे नहीं लग रहा है, ऑल पॉपुलेशन पे टैक्स नहीं लग रहा है, इसीलिए इसका स्कोप तो अब उल्टा, अभी तक जितना पढ़ा उसका रिवर्स करने जा रहे हैं, डायरेक्ट बताया ठीक उल्टा करने जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानने जा रहे हैं। सब कुछ पलट दूंगा। डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स नॉट अलाउड था, डायरेक्ट टैक्स में पेयर एंड बेयर ऑफ द टैक्स सेम पर्सन था, डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑल ऑन द सेम पर्सन था। कर दो पलट कर दो पलट, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स अलाउड हो जाएगा, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द टू डिफरेंट पर्सन हो जाएगा, बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी शेयर्ड, है ना, इंपैक्ट किसी और पर एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स किसी और पर पड़ने वाला है। आइए, ऐसा टैक्स कस्टम ड्यूटी वैट, पहले लगता था एक्चुअली कस्टम ड्यूटी वैट, है ना, या ये सेल टैक्स, आजकल सरकार ने सबको हटा दिया है, आजकल एक कॉमन टैक्स लगा दिया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। आइए इसके मेरिट्स जाने। ये टैक्स सिस्टम बड़ा कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस मतलब होता है बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत छोटा है। आप कोई भी वस्तु खरीद लीजिए, आप पार्ले जी बिस्कुट खरीद लीजिए, आप कोई भी चॉकलेट खरीद लो ना, तुम कैंटीन में गए और कैडबरी चॉकलेट खरीद लिया, कुरकुरे खरीद लिया, तो सब पे टैक्स नहीं लगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा टैक्स लगा है, जीएसटी। आप कोई सर्विसेज लेने जा रहे हैं, हाँ कोई सर्विसेज लेने जा रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस की चाहे बैंकिंग की, सब पे आजकल तो स्मॉल अमाउंट पे करना होता है, रेगुलर इंटरवल में पे करना होता है, जब आप गुड्स खरीदेंगे तो पे करना होता है, इसके लिए बहुत कन्वीनियंट है, इजी है, बर्डन नहीं लगता है किसी एक व्यक्ति को। वाइड कवरेज है क्योंकि लगभग हर तरह के लोगों पे लगता है और हर वस्तु पे लग रहा है, छोटे से छोटा माचिस की डिबिया, यस मैच बॉक्स पर भी टैक्स है, नमक जो हम खा रहे हैं उस पर भी टैक्स है, तो हर व्यक्ति नमक खाता है तो सोचिए हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। पर मैंने कहा कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। सर वो कैसे? सर नमक पे टैक्स, मैच बॉक्स पे टैक्स, कैडबरीज पे टैक्स, आप बोले इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मैंने बताया तो जो भी गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं उस पर लगता है टैक्स। लगता किस पर है? जो गुड्स बना रहा है। अब वो टैक्स किससे भरवा लेता है? हाँ उधर नहीं, इधर भी मुझसे और तुमसे ले लेता है। कैसे? क्योंकि उसके दाम में जोड़ देता है, वो खत्म, सरकार उससे लेती है, इंपैक्ट उस पर पड़ रहा है, इंसिडेंस तुझ पे और मुझ पे पड़ रहा है। देखा, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स लगा उस पर, उसने शिफ्ट कर दिया तुम पर और मुझ पर, मतलब मैं कंज्यूमर हूं तुम कंज्यूमर हो, खरीदने जा रहे हैं भर डालेंगे, पता ही नहीं चलेगा, हमको पूछेंगे ही नहीं क्योंकि उसके अंदर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। समझ गया ना? तो वाइड कवरेज है, हर व्यक्ति पे लग रहा है, हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी रिक्शा वाला से लेकर के मर्सिडीज वाला, सब पे लगता है वही सेम टैक्स। इलास्टिक है, अगेन सरकार इसका परसेंटेज भी बढ़ा घटा सकती है, सरकार को ज्यादा इनकम कमानी है तो बस रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देगी, सरकार की कमाई बढ़ जाएगी। नो इवेजन, इस टैक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यही लगता है, इस टैक्स से बचना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि सब पे लगा हुआ है, हर वस्तु पे लगा हुआ है, और वस्तु खरीदोगे तो चुपचाप टैक्स भर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। यू विल नॉट कम टू नो हाउ मच टैक्स यू आर पेइंग, यू आर सिंपली पेइंग बिकॉज इट इज एडेड इन दी गुड्स एंड सर्विसेज। होटल में खाना खाने जाओ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, चुपचाप, हाँ मैकडी में जाओ, बर्गर लिस्ट में दाम पे जुड़ा हुआ है टैक्स, आपको पूछना नहीं है, जुड़ के मिलेगा। डाइवर्सिटी, इसका मतलब है अगेन वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा सकती है, चेंज कर सकती है, इससे गवर्नमेंट की अर्निंग भी कंटिन्यूस रहेगी और सफिशिएंट कमाई सरकार कर सकती है। आजकल तो धीरे धीरे सरकार लगभग हर सर्विसेज पे टैक्स लगा रही है, इवन आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, सब पे टैक्स है। एक बहुत अच्छा पॉइंट इसका और भी है, डायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज ये भी है कि कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज को रोक सकती है सरकार, हार्मफुल कमोडिटीज स्पेशली तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब, इस पे ज्यादा टैक्स लगा देती है, सिगरेट पे खूब ज्यादा टैक्स लगा देती है ताकि लोग उसको स्मोकिंग कम करें। अरे महंगा होगा, पियेंगे तो मालूम ही है, जानते हैं बाज नहीं आएंगे, कम पियेंगे क्योंकि इसकी बड़ी कमाई उसमें चली जाएगी टैक्स के। और सरकार क्या करती है, ऐसी चीजों को उनका कंजम्पशन कम कराने के लिए इस पे हैवी ड्यूटी इम्पोज कर देती है। सर वो बंद क्यों नहीं कर देती है, शराब, गुटखा, पान मसाला, है ना, ये पूछना चाह रहे हो ना? सरकार सब चीज का कंजम्पशन बंद नहीं करा सकती है, बंद कराने पे एक विरोध होता है सरकार का, बहुत लोग अगेंस्ट चले जाते हैं गवर्नमेंट से, तो उनको भी देखना है सरकार को, जो एडिक्टेड है, इसके आदी हैं, और ये भी देखना है कि वो अननेसेसरी और बहुत ज्यादा कंजम्पशन न करे, सरकार को थोड़ा सा बैलेंसिंग का काम करना। चलिए, अब तक तो हमने पढ़ा मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ पहले मैंने कहा था सेल्स टैक्स, वैट लगता था, सब खत्म, जीएसटी हो गया सब। ये रिग्रेसिव नेचर का है, ये अनजस्ट है, क्यों? क्योंकि जो नेस्टीज पे लगा टैक्स है, अब जो घर की जरूरत की चीज है, मैंने कहा नमक पे लगा है, मैच बॉक्स पे लगा है, छोटी से छोटी चीज पे लगा है, साबुन पे लगा है, अब सोचिए हर घर में साबुन चाहिए, हर घर में नमक चाहिए, अमीर भी उतना ही टैक्स दे रहा है, और अमीर को क्या बर्डन महसूस? जवाब है नहीं। सोचिए पार्ले जी बिस्कुट अमीर भी खाता है, नमक का, टाटा नमक का पैकेट अमीर भी खा रहा है, टाटा नमक का पैकेट गरीब रिक्शा वाला भी यूज कर रहा है, दोनों को सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स लगा,
अमीर को तो बर्डन महसूस होगा नहीं क्योंकि उसका तो खूब इनकम है। उसको परीक्षा वाले को थोड़ा थोड़ा पैसा भी क्या हो रहा है, अनजस्ट है उसके लिए, रिग्रेसिव है उसके लिए बर्डन है। आइए, इन्फ्लेशन पैदा होता है डायरेक्ट टैक्स की वजह से, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है, और जो इसका सप्लायर है, जो इसका प्रोड्यूसर है, वो अपना कॉस्ट पे उस पे दाम, जितना सरकार टैक्स बढ़ाएगी चुपचाप उतना दाम वो और एड ऑन कर दे, काम खत्म, चीजें महंगी हो गई। तो बाजार में महंगाई, इन्फ्लेशन, तो सरकार इन्फ्लेशन का कारण है, इसका मतलब साबित होता है, हेंस प्रूव। और प्रॉब्लम क्या है, अनइकोनॉमिकल है, कलेक्शन बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि प्रोड्यूसर हर जगह है, बहुत ज्यादा संख्या में है। इनका कलेक्शन के लिए सरकार को एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, सरकार को बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए इनसे टैक्स कलेक्ट करने के। तो कलेक्शन के खर्चे बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहते हैं ये एक अनइकोनॉमिकल है, फायदेमंद नहीं है। सरकार को एग्जांपल देता हूं कि 100 रुपया टैक्स कलेक्ट हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, पर सरकार को खर्चा कर जाना पड़ जा रहा है 90 रुपया। तो बचा कितना सरकार के पास, हार्डली 10 रुपया, क्योंकि सरकार का एक बड़ा अमाउंट इस टैक्स कलेक्शन स्पेंड हो जाए। और अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये इसकी कमाई अनसर्टन है, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे गुड्स, वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वस्तु पे लगने वाला टैक्स है, सर्विसेज लगने वाला टैक्स है। तो कोविड काल था फॉर एग्जाम्पल, लगभग 1 साल के आसपास, तो बाजार बंद था। सोचिए जीएसटी सरकार को मिला होगा, नहीं मिला होगा, क्योंकि बाजार बंद था, लोग बाजार में निकल ही नहीं रहे थे खरीदने बेचने के लिए, ना मार्केटिंग कर रहे थे, ना कोई बहुत बड़ा शॉपिंग कर रहे थे, सिवाय राशन का सामान खरीदने के या दवा खरीदने के। तो यस, तो सरकार की इनकम क्या है इसमें, श्योर, क्योंकि सरकार एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगी कि मार्केट में कितनी डिमांड होने वाली है। मार्केट में डिमांड पे डिपेंड करेगा, वस्तु के खरीदने और बेचने पे डिपेंड करेगा। एक और समस्या है, इनडायरेक्ट टैक्स से सेविंग्स लोगों की कम होती है, लोग सेविंग करना नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से महंगा पड़ता है, चीज महंगी हो जाती है, तो लोगों के पास कंजम्पशन खर्चे बढ़ जाते हैं। जब आमदनी ठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो क्या बचेगा भैया, समझ गया मतलब, कि लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, तो सेविंग्स नहीं हो पा रही है ना लोगों के पास, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से चीजें महंगी हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिविक कॉन्शियस। देखिए डायरेक्ट टैक्स आपको पिंच कर, आपको बुरा लगता है, आपको तकलीफ होती है, आप सरकार के काम पे एग्रेसिवली नोट करने लगते हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार टैक्स ले रही है तो क्या कर रही है, तो इससे सरकार की एक्टिविटीज पे चेक होने लगता है। तो अच्छा पॉइंट था। और इनडायरेक्ट टैक्स को किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि चुपचाप चोरी छिपे आप क्या करते हैं, हाँ, चोरी छिपे सरकार आपसे क्या करती है, टैक्स ले लेती है, आपको पता ही नहीं चलता इतना टैक्स आपने इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिया, क्योंकि जो वस्तु खरीदी आपने, टैक्स तो ऑलरेडी एडेड है, यू नेवर नो, यू नेवर फील द पेन एंड पिंच। चलो भैया, दूसरी कॉशियसनेस। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को डिफरेंस को एक जगह, अभी तक आपने सारे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स डिमेरिट्स देखे, अब हम देखने जा रहे हैं इसका डिफरेंस एक ही जगह। सबसे पहले मीनिंग बताया, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट, हाँ अगेन पॉइंट लगता है उसी से मिलता जुलता है, कैन बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे पड़ेगा, डिफरेंट पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स विद कॉन्शियसनेस कैलकुलेट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं करता है। डायरेक्ट टैक्स लोगों की इनकम पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लोगों की चेयर पे लगता है। देखिए ध्यान से डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स कंपलसरी है, इनडायरेक्ट टैक्स कंपलसरी नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, हाँ इसको हटा सकते हो, क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए कैनन्स ऑफ टैक्सिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा, ये कैनन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए सबसे पहला, एक अच्छा टैक्स सिस्टम कुछ गाइडलाइंस पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। दैट मींस ऑल टैक्स हैव सर्टेन गाइडलाइंस, जिसको सोच के ये टैक्स सिस्टम डेवलप किया गया है। हमारे भारत के अपने खुद के क्या है, एक गाइडलाइंस है जिसके बेस पे बनाए, तो इन्हें गाइडलाइंस को, इन प्रिंसिपल्स को कहते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये पापा कौन है, आइए इनके पापा से मिलते हैं, कि पापा ऑफ द टैक्स के कैनन्स, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के पापा हैं एडम पापा, हाँ याद करने के लिए कह रहा हूं, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन बताए, रूल्स बताए, और इनके टैक्सेशन के रूल्स आज भी काम आते हैं। 4 कैनन्स बताए इन्होंने, हम 4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो आज भी अप्लाई हो रहे हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ इक्वालिटी, टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो देश में इक्वालिटी लाए। इक्वालिटी मतलब ये नहीं कि सबको एक ही बराबर टैक्स देना, ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्वालिटी सोचते सोचते सबको बराबर टैक्स देना है, रिक्शा वाले को भी टैक्स उतना ही देना जितना मर्सिडीज मैन वाले को, नहीं, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि एवरी पर्सन शुड पे टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड नॉट द सेम अमाउंट। मर्सिडीज वाले की एबिलिटी ज्यादा है टैक्स पे करने की, ज्यादा टैक्स देना, रिक्शा वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा, पर एबिलिटी कम है, कम अमाउंट, ठीक है ना। अब वो इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल, और मर्सिडीज वाला क्या करेगा, डायरेक्ट टैक्स भी देगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी, समझ गया ना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, प्योरिटी, निश्चित होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो टैक्स अगर अनसर्टन हुआ तो बेईमानी हो, अगर ये श्योर नहीं कि कितना टैक्स देना है, कब देना है, तो करप्शन तो आएगा ही। तो दोनों चीज होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ इफेक्टिव इंसिडेंस, इसका मतलब है किसको टैक्स देना है, वो हैज टू बियर द बर्डन, ये पता होना चाहिए श्योर, ताकि हम अपना बर्डन किसी और पर ना सके। और दूसरा, कितना अमाउंट देना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जहां अनसर्टेनिटी होगी वहां करप्शन होगा, वहां डिलेड पेमेंट होगा, और वहां इवेजन होगा, वहां टैक्स जमा, ठीक है ना। तो इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि हमें किससे टैक्स लेना है, कब लेना है, और इवन टैक्स पेयर को भी, दोनों जन जानने चाहिए कितना टैक्स देना है, कब देना है। आइए नेक्स्ट है कैनन्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या पढ़ना, क्या, सस्ता, चीप,
क्या सस्ता पड़ना चाहिए? टैक्स का कलेक्शन। टैक्स का कलेक्शन ठीक होना चाहिए। अगर इकोनॉमिकल नहीं हुआ टैक्स का कलेक्शन तो क्या फायदा है? अज्यूम करते हैं सरकार ने 100 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने 100 रुपया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट किया जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और खर्चा कर दिया 150 पैसों कलेक्ट करने में। क्या अकलमंदी कर दी? 50 तो अपने जेब से दे दिया। अच्छा तो टैक्स मत लेते, पब्लिक भी नाराज नहीं होती, चीजों के दाम भी नहीं बढ़ते। तो कोशिश यही करनी है एज लो एज पॉसिबल क्या करना है, कलेक्शन के ख्याल रखना है। इट शुड बी इकोनॉमिकल फॉर द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर पर भी बर्डन नहीं होना चाहिए, और उसके पास टैक्स देने के बाद भी पैसे बचे होने चाहिए ताकि उसकी सेविंग्स हार्म्ड ना हो, उसकी विल टू सेव, विल टू इन्वेस्ट खत्म ना हो, वरना वो आगे जाके क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा, मेंटली हैरेस्ड हो जाएगा। बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, का मतलब है सुविधाजनक। क्या सुविधाजनक होना चाहिए? जिस टाइम पे टैक्स लगा रहे हैं वो कन्वीनियंट होना चाहिए, जिस मैनर से टैक्स लगा रहे हैं वो भी कन्वीनियंट, दोनों चीजें। अब आप सोचिए एक फार्मर है, ये क्रॉप्स हार्वेस्ट हो गए, क्रॉप्स तैयार हैं, मार्केट में सेल हो रहे हैं, अब टैक्स लगाएंगे तो उसको टैक्स देना दोस्त नहीं। एक सैलरीड व्यक्ति है, एक सैलरीड व्यक्ति है जिसको महीने में सैलरी मिलती है, महीने के अंत, तो आप क्या करिए, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ सैलरी टैक्स मांगिए, पे टैक्स। तो क्या ध्यान देना है कि टैक्स कब लगाना है, टैक्स का मैनर क्या होना चाहिए, और टैक्स का टाइम क्या होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट टैक्स फॉर द लैंड रेवेन्यू, किसानों से लेते हैं लैंड रेवेन्यू इज एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब क्रॉप कट हो चुके हो उसके बाद किसानों से लैंड टैक्स मांगो, लगान मांगो, उनको बुरा नहीं लगे। अरे भाई उस समय ताजा ताजा पैसा है ना। आइए, तो ये 4 हमने कैनन्स पढ़े बाय एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब फेस्टिवल नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने 4 हो गए, 4 और पढ़ने वाले हैं कैनन्स। आइए, ये 4 कैनन्स क्या हैं? कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि टैक्स ऐसा लगाओ कि टैक्स का रेवेन्यू सफिशिएंट हो, टैक्स से सरकार को अच्छी खासी आमदनी हो, ठीक है ना। टैक्स सरकार को खूब पैसा की बचत दे, टैक्स ऐसा ना हो जिससे प्रोडक्शन डिस्करेज हो। अगर प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो जो रही सही कमाई है वो भी चली जाएगी। तो इट शुड नॉट डिस्करेज द प्रोड्यूसर्स, इट शुड नॉट डिस्करेज द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स। अगर मैं हताश हो जाऊंगा टैक्स भरकर कि अरे छोड़ो बहुत टैक्स लग रहा है, हम तो काम ही नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी का लॉस है। सोचिए सारे देशवासी ऐसे ही सोचने लगेंगे जिन पे टैक्स लग रहा है, तो विल टू प्रोड्यूस, विल टू सेव, विल टू कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमी में लो हो जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। समझ गए ना? कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये पॉइंट तो आप जानते ही हैं। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब चाहे तब सरकार टैक्स के रेट को बढ़ा और घटा सके। सरकार को कोई इमरजेंसी महसूस हो रही है, कोई ऐसा अर्जेंट वॉर हो गया है, ड्रॉट आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जब फंड्स की एक्स्ट्रा जरूरत है, तो सरकार टैक्स बढ़ा करके, टैक्स का रेट बढ़ाकर अपना टैक्स बढ़ा सकती है बिना ज्यादा बर्डन लिए, और उल्टा भी कर सकती है, घटा भी सकती है। हालांकि घटाती कम है सरकार टैक्स, है ना। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, टैक्स सिस्टम सिंपल हो। टैक्स पेयर क्यों टैक्स नहीं देना चाहता है? क्योंकि आप उससे खूब सारे डॉक्यूमेंट, उससे बहुत सारा पेपर वर्क कराते हैं, कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसको सीए रखना पड़ता है, और सीए को भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। बताइए, एक तो आप तुझसे टैक्स मांग रहे हैं और टैक्स मांगने के लिए भी उसको खूब परेशान कर रहे हैं, क्या वो टैक्स देना चाहेगा? नहीं। इसीलिए ये कैनन बनाया, प्रिंसिपल बनाया गया है कि टैक्स पेयर को इतना सिस्टम आसान कर दो कि उसको टैक्स का नेचर, टैक्स का एम, टैक्स का टाइम ऑफ पेमेंट, टैक्स का मेथड ऑफ पेमेंट, टैक्स का कैलकुलेशन सब बच्चे की तरह कैलकुलेट कर ले। उसको बहुत ज्यादा परेशानी मत करो, एक तो पैसा भी मांग रहे हो उससे, उसको परेशान भी कर रहे हो, कोई नहीं देगा आपको टैक्स। समझ गए ना? तो कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल होना चाहिए टैक्स सिस्टम। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक प्रिंसिपल है कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी। अब ये क्या होता है? जब आप टैक्स लगाएं तो ऐसा टैक्स लगाएं कि इसके लिए आपको लोगों को समझाना, आपको मतलब गवर्नमेंट को लोगों को बार बार जाके कि मैंने टैक्स ये वाला ये लगाया नहीं, लोग खुद समझ जाएं, लोग खुद समझ जाएं कि क्यों टैक्स लगाया गया, ठीक है ना। लोगों का रिएक्शन सरकार के प्रति नेगेटिव, ठीक है ना। लोगों को खुद लगे कि ये टैक्स डिजायरेबल था, लोगों को लगे कि ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने लगाया है। द गवर्नमेंट में नॉट फाइंड इट एक्सपीडेंट टू इंपोज अ टैक्स, ठीक है ना, ऐसा ना लगे। जैसे मैंने कहा प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर टैक्स, हमारे देश में एग्रीकल्चर जो ज्यादा इनकम कमा रहा है, खूब एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, तो टैक्स लगना चाहिए, आप कहेंगे यहाँ से, पर हमारे देश में एग्रीकल्चर टैक्स नहीं, पता है कि नहीं आपको? हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम पे, अरे ये वाला टैक्स मतलब जीरो टैक्स है। बहुत अच्छा नहीं कह रहा जीरो टैक्स है, बस सरकार का ये कहना चाहता है कि टैक्स चाहिए। चलिए, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, अगेन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स पे टैक्स लगना चाहिए, एक सिंगल टैक्स नहीं लगना चाहिए, ताकि और सोर्सेज से सरकार की कमाई, हाँ वैरायटी ऑफ सरकार के पास क्या हो, रेवेन्यू के सोर्सेज हो, और हर तरह के लोगों से टैक्स लिया जा सके। लास्ट कैनन पढ़ने वाला हूं, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, कई सारे लोग टैक्स लगा रहे हैं। हाँ, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां पे स्टेट गवर्नमेंट, नगर निगम आप पे टैक्स लगा रही है, हाउस टैक्स लगा रही है, पता है कि नहीं तुमको? हाँ, जिस मकान में तुम रह रहे हो, जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो, हाउस टैक्स लगता है, वाटर टैक्स लगता है, और वो तो आपका शहर लगा रहा है, फिर सीवर टैक्स लगता है, फिर ऐसे बहुत सारे टैक्स है, हाउस टैक्स लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारी अथॉरिटीज टैक्स लगा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा रही है, इनकम टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगा रही है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगा रही है, एजुकेशन टैक्स लगा रही है। इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा ना। इसलिए क्या चाहिए, इन सारे लोगों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल बॉडीज, सबके बीच में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि क्या क्या वो रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट टैक्स अथॉरिटी, ताकि स्मूथ कलेक्शन। चलिए एक बार फटाफट
फटाफट जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करना जा रहे हैं, जहां से हम समझेंगे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ नाम समझना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स का कमाई क्या है, इनकम टैक्स। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली सरकार, हाँ मतलब मोदी गवर्नमेंट, ठीक है ना, इस समय एनडीए गवर्नमेंट। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब हमारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कुछ नॉन टैक्स इनकम जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो इंटरेस्ट लेती है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स कमाती है गवर्नमेंट कंपनी है, रेलवे से इनकम है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से इनकम है, कमर्शियल इनकम है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कमाई। अगेन स्टेट गवर्नमेंट लैंड टैक्स लेती है, जमीन पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेती है, स्टेट ड्यूटी लेती है, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल पे टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, खूब खूब टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट जैसे रॉयल्टीज फ्रॉम माइंस एंड मिनरल्स, फॉरेस्ट्री ले रही है, ग्रांट एंड एड मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। आइए अब 3 वर्ड जो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा था, फैक्ट ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, है ना, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। तो इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, कीवर्ड पकड़िएगा, इंपैक्ट। इंपैक्ट मींस द पर्सन अपॉन विच इट इज इन द फर्स्ट, पहला इंसिडेंस पे पड़ने वाला है, दैट इज पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बियर इट। क्या करता है, इंपैक्ट वो है जिसको टैक्स बियर करता है, जो टैक्स पे करता है फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरा है इंसिडेंस। हाँ, इंसिडेंस क्या है, एनी ऑफ द टैक्स विच अल्टीमेटली पेज, जो फाइनली पैसा क्या कर रहा है, पे कर रहा है। याद रखिएगा, द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स हु बियर द डायरेक्ट मनी, फाइनल बर्डन किस पर जा रहा है, वो है इंसिडेंस। जैसे मैंने कहा था, आप खरीद रहे हैं मोबाइल, ठीक है, अज्यूम करते हैं आपने खरीद लिया आईफोन, एग्जांपल है, 1 लाख का आईफोन खरीद लिया, सरकार ने इस पे 20,000 का टैक्स लगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख में जुड़ा हुआ है 20,000, आपने खरीदा, दुकानदार से खरीदा, दुकानदार आपसे 1 लाख ले रहा है, ठीक है, पर टैक्स तो दुकानदार देगा 1 लाख रुपए, हर कौन रहा है, तुम। तो तुम पर पड़ रहा है, कंज्यूमर पर पड़ रहा है उसका इंस्टेंस, और इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, प्रोड्यूसर पर, या मैं कहूं सेलर। अब क्लियर हो गया। आइए शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग मतलब पासिंग द मनी बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने कहा डायरेक्ट बर्डन, डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, इनडायरेक्ट में शिफ्टिंग है। आइए 2 टर्म हमने पढ़े, इंपैक्ट पढ़ा, फर्स्ट इंसिडेंस है, ठीक है ना, और दूसरा इंसिडेंस फाइनल बर्डन है। तो ये इनिशियल बर्डन है, स्टार्टिंग बर्डन है, और ये अल्टीमेट या फाइनल बर्डन है। इट अपॉन द पर्सन हु पे द फर्स्ट, बता दिया फर्स्ट इंस्टेंस, एंड इट इज एक्चुअली हु बियर्स द बर्डन। इट कैन बी शिफ्टेड, और इंपैक्ट के बाद इंसिडेंस आता है, इंसिडेंस अब किसी और पे शिफ्ट। पब्लिक डेट्स, हाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पब्लिक डेट्स, डेट, हाँ भाई बोरोइंग्स या लोन्स, और पब्लिक डेट्स अर्थात बोरोइंग्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। सिंपली वर्ड में बोले, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा लिए गए डेट्स, अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या लोकल बॉडीज हो। क्या करते हैं उस डेप्ट का, आइए, और क्यों लेते हैं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और इसे रीपे कैसे करते हैं, यही है इस पूरे चैप्टर का टॉपिक। चलिए पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं एक ही शॉट में, पूरा पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डेट्स, पब्लिक डेट्स, हाँ मैंने पब्लिक डिपॉजिट बोला क्या, नहीं, पब्लिक डेट्स। तो पब्लिक डेट्स क्या है, वो लोन्स हैं जो गवर्नमेंट रेस कर रही है, अब वो चाहे विद इन द कंट्री करे, चाहे आउटसाइड द कंट्री करे। मैंने पहले ही बोला कि बिजनेस नहीं है, सरकार है, सरकार को लोन चाहिए, क्योंकि फर्म्स लोन लेंगी तो उनको किसी न किसी प्रोडक्शन के काम में लगाना है, अर्थात वह प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लेंगी, पर सरकार लेती है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंस। तो गवर्नमेंट लोन ले रही है, बोरो कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है। सरकार वेलफेयर के खूब सारे काम करती है, इसीलिए उसके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यूज इनकम नहीं कर पाती। तो पब्लिक डेट मींस बोरोइंग। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। वो बोरोइंग जो रिलायंस ले रही है, हाँ, या अदानी ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और फर्म का भी नाम ले सकते हैं, और या तो कोई इंडिविजुअल लोन ले रहा है, और वो फाइनेंस जो गवर्नमेंट ले रही है। दोनों में अंतर क्या है, तो जब गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट का तो क्या है, कंपल्शन का पावर है। गवर्नमेंट तो कंपेल कर सकती है, मजबूर कर सकती है, लोगों को फोर्स कर सकती है, लोन दो, वो इंस्टीट्यूशंस को फोर्स कर सकती है, स्पेशली जब कोई वॉर चल रहा हो या कोई बड़ी देश में क्राइसिस हो। क्या प्राइवेट फोर्स कर सकते हैं, या अंबानी आप पर क्या करता है, जोर जबरदस्ती कर सकता है कि मुझे टैक्स दो, मुझे लोन दो? जवाब है नहीं। नेक्स्ट है रेप्यूटेशन, अर्थात कैंसिल करना, पेमेंट करने से मना कर देना। सरकार के पास पूरा पावर है। गवर्नमेंट एबनॉर्मल सिचुएशन में ऐसा कर सकती है, चाहे तो लोन के रिपेमेंट को मना कर देगा। हालांकि ऐसा डिफॉल्ट सरकार को डिफेम कर देगा, कि क्रेडिबिलिटी खराब कर देगा, बट सरकार तो कर सकती है, लॉ बना के कर सकती है। बट क्या प्राइवेट लोग कर सकते हैं? कभी नहीं, नेवर। टाइम पीरियड, यूजुअली प्राइवेट को जो लोन्स मिलते हैं वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं, और गवर्नमेंट को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिपेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट लोगों का ज्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को यूजुअली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरिंग्स मिल जाती है, लोन्स मिल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा, मैंने कहा, हाईली लिक्विड होता है, हाईली सेफ होता है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है। क्या गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेब्ट्स। जबकि प्राइवेट की सिक्योरिटीज अनसेफ होती है, बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इस पे खूब ब्याज लोग लगाते हैं। हाँ, बहुत हाई इंटरेस्ट इनको मिलती है। नेक्स्ट सोर्सेस। गवर्नमेंट का सोर्स तो विद इन द कंट्री एज वेल एज बियॉन्ड द कंट्री। गवर्नमेंट तो जानते हो, विश्व में किसी वर्ल्ड बैंक से भी लोन मांग सकती है, विश्व की किसी बड़ी एजेंसी से भी लोन मांग सकती है, पर क्या हाल प्राइवेट का है? हाँ, प्राइवेट के थोड़े सोर्सेज लिमिटेड हैं, ज्यादातर वो विद इन द कंट्री ही लोन अवेल कर पाते हैं। कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस का नाम लेंगे तो शायद वो बाहर ले पाते हैं, बट नॉट ऑल। इंडिविजुअल्स तो कम से कम एकदम ही नहीं ले पाएंगे बाहर से। आते हैं मोड ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट रीपे करती है, टैक्स लगा के रीपे कर देती है।
हम ही पे टैक्स लगा देती है, आम जनता पे टैक्स लगाती है, कमाई होती है, टैक्स लगा देती है। प्राइवेट को रीपे जब भी करना होगा तो अपनी सेविंग से करना। प्राइवेट अपनी एक्सपेंडिचर्स को कम करने शुरू कर देंगे, बचत करेंगे, और एक समय आएगा जो उन्होंने लोन लिए हैं, स्पेशली बैंकों से लिए होते हैं, मनी लेंडर से लिए होते हैं, उनको रीपे कर देते हैं। अच्छा, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? पब्लिक डेब्ट्स लेंगे तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, वेल्थ सब पर इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइवेट की लोन का ऐसा बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो माइक्रो नेचर का, और वैसे भी उसके अमाउंट बहुत स्मॉल होते हैं, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली फर्क पड़ने वाला है। आता है क्यों 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 सरकार डेब्ट ले रही है? भाई क्या जरूरत है, क्या नीड पड़ गई मोदी जी को कि लोन मांग रहे हैं हम लोगों से? ये पूछ रहे हैं हम लोग। आइए समझते हैं क्यों गवर्नमेंट को लोन चाहिए। तो गवर्नमेंट अक्सर डेफिसिट में रहती है। डेफिसिट क्या होता है? व्हेन द बजटरी एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजटरी रिसिप्ट। बजटरी एक्सपेंडिचर मतलब होता है सरकार के टोटल खर्चे जो बजट के हैं वो ज्यादा है और कमाई कम है। एक रीजन सबसे बड़ा यह है, नतीजा सरकार हमेशा डेफिसिट में चलती है। अक्सर डेफिसिट का कारण कोई अनफोर्सिन इवेंट भी हो सकता है। अब किसी साल बाढ़ आ गया, किसी साल पेमाइन आ गया, एपिडेमिक आ गया, कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, एकदम सही है। कभी कभी सरकार को पैसा अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, काफी समय से चल रहा है, तो यूक्रेन खूब सारा फंड बोरो कर रहा है, इवन रशिया भी बोरो कर रहा है अपने वॉर को फाइनेंस। वो पैसे लगते हैं ना खूब सारे आर्म्स एंड अम्युनिशंस बनाने के लिए, प्लस मैन को सपोर्ट करने के लिए। और किस लिए चाहिए फाइनेंस? फाइनेंस चाहिए नेचुरल क्लैमिटीज को मीट करने के लिए। जब कोई देश में बड़ी आपदा आ जाती है, कोई बड़ा भूकंप आया है, अभी तुर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। हाँ, रिसेंटली तुर्की नाम के प्लेस है, तुर्की सीरिया नाम का एक एरिया है, जहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया और मोर देन 40,000 मरीड हो गए। बड़ा इलाका क्या हो गया है, तबाह हो गया है। अब सोचिए, रीबिल्ड करने के लिए सरकार को पैसे चाहिए, वहाँ पे फिर से नया स्ट्रक्चर तैयार करना है, फिर से नए घर बसाने हैं। सोचिए, इमेजिन। हाँ, बहुत बड़ा टर्मोइल आया है। तो नेचुरल कैलेमिटी से बहुत बर्बादी होती है और गवर्नमेंट पैसे लेती है ताकि विक्टिम्स को सपोर्ट कर सके, और इवन मैंने कहा रीबिल्ड करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार लेती है। सर क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सरकार क्या करती है? सरकार जो डेप्ट मांग रही है, अक्सर उस डेप्ट का क्या करती है, इस्तेमाल करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर। हाँ, कोई रोड, कोई रेलवे के प्रोजेक्ट्स, कोई पावर हाउस, सब में लगा देती है पैसे। तो इनसे क्या हो रहा है? देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल रही है, नतीजा रोजगार मिल रहा है। तो ठीक है ना। और क्या करती है, क्यों लेती है पब्लिक डेब्ट्स? सरकार पब्लिक डेब्ट्स लेती है अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए। सरकार के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे भी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी है। हाँ, सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंपनी ग्रुप में सरकार चला रही है, जैसे BSN। हाँ, वो मोबाइल फोन का सिम वाला, या MTNL, पर क्या आप जानते हैं लॉस में चल रही है ये? तो इसके लॉस की भरपाई सर कहाँ से कर रही है? टैक्स। तो सरकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो जहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेसेस कर रही है, एंटरप्राइज रन कर रही है, जरूरी है वो प्रॉफिट में हो, तो लॉसेस कर रहे हो तो मीटअप करने के लिए, या उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके। और टू चेक अगर इकोनॉमी में लग रहा है सरकार को कि टू मच मनी पंपिंग हो गया, अर्थात जब लोगों के पास बहुत पैसा है, मनी सप्लाई ईजी है, डिमांड क्या होने लगती है, तेजी से राइज होने लगती है, तो उसको चेक करने के लिए सरकार क्या करती है? पब्लिक डेब्ट्स मांग। जब डेब्ट मांग लेगी तो बैंकों से पैसा, आम जनता से पैसा सरकार के पास चला जाएगा, तो लोगों के पास फंड रहेंगे नहीं। जब पैसा रहेगा ही नहीं, सोचिए, पैसा रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? मार्केट में, मार्केट में पैसा रहेगा ही नहीं, डिमांड कम हो जाएगी, नतीजा इन्फ्लेशन। नतीजा इन्फ्लेशन चेक हो जाएगा। समझ गए? सरकार को रोकना है महंगाई। याद रखेगा, महंगाई बहुत बड़ी दुश्मन है देश की। अगर एक सर्टन रेट के बियॉन्ड, क्रीपिंग हो तो चलेगा, पर रनिंग, गैलोपिंग, हाइपर देश को बर्बाद कर सकती है। तो सरकार बोरो करके और टैक्स नहीं लगाती है। ये भी सोचा होगा, टैक्स लगाने से लोगों को बुरा लगता है, टैक्स लगाने के लोगों को पिंच महसूस होता है, पर लोन देने में कोई लोगों को बुरा नहीं लगता। सरकार को लोग लोन देने को तैयार है, क्योंकि मालूम है सरकार के बदले ब्याज भी देगी। समझ गए ना? तो इसलिए इट इज बेटर टू आस्क फॉर लोन्स। तो सरकार लोन लेके भी क्या कर सकती है? महंगाई को चेक कर सकती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज। का मतलब है कई बार गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। फॉरेन करेंसी तो फॉरेन बैंक्स दे सकती है, वर्ल्ड बैंक्स दे सकती है। तो सरकार को इंटरनेशनल मार्केट से भी क्या होते हैं? पैसे बोरो करने होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेसेस को फाइनेंस करने के लिए सरकार ऐसा करती है। और सबसे लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट है सॉफ्ट रेवेन्यू ऑप्शन। सॉफ्ट मतलब होता है कि ये सरकार का रेवेन्यू करने का, पैसा पाने का एक आसान रास्ता है। सरकार को अगर फंड्स की जरूरत है तो टैक्स बढ़ा के ले सकती है, बट टैक्स पिंच लोगों को महसूस होता है, और टैक्स देते समय सिर्फ कॉशियसनेस जागती है, और टैक्स देने वाला सरकार के लिए क्या होता है? अनफेवरेबल होता है। तो ऐसे में कोई सरकार अपने आप को क्या करना चाहती है? दबाव नहीं लेना चाहती। ज्यादा अच्छा समझती है कि लोगों को क्या करो भैया, पैसे चाहिए हमको काम के लिए, नया क्या करो? लोन ही जारी करो, जाओ डेब्ट ले लो। लोग भी खुश कि भाई पैसा मेरा सरकार के पास है, सेफ है, ब्याज भी मिलेगा। चलिए, सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेब्ट, सरकार कहां से डेब्ट ले सकती है? तो दो ब्रॉड सोर्सेज हैं, इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री, और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बाउंड्री। अब इंटरनल में किन से ले सकती है? इंडिविजुअल से ले सकती है, आपसे मुझसे ले सकती है, बैंकों से ले सकती है, नॉन बैंकिंग कंपनियों से ले सकती है। वो जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे मुद्दूत फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, और सेंट्रल बैंक से तो ले ही सकती है, ये तो विद इन द कंट्री हो गया। कंट्री के बाहर किससे ले सकती है? कंट्री के बाहर फॉरेन गवर्नमेंट से मांग सकती है, और इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इन सब से गवर्नमेंट फंड बोरो कर सकती है। याद रखिएगा, ये आपको मुझको लोन नहीं देंगी, इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देंगे ये लोग। चलिए, क्लासिफिकेशन या स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक डेब्ट्स। इंटरनल डेब्ट्स अभी समझे, विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल डेब्ट बियॉन्ड द कंट्री मतलब फॉरेन से। प्रोडक्टिव डेब्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
एक ऐसा डेप्ट जो बोरो किया गया है और उसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्शन पर्पज से होने, जिससे कोई नया गुड्स और सर्विसेज जनरेट होने वाले, ऐसा डेप्ट सरकार के लिए बर्डन नहीं हो। समझाने के लिए कहते हैं सरकार ने 100 करोड़ लिया और इस 100 करोड़ से क्या कर दिया, एक डैम बना दिया। डैम से बिजली पैदा हो रही है, अब सरकार को यह 100 करोड़ लौटाना एक बर्डन नहीं हो। तो ये कैसा डेप्ट है, प्रोडक्टिव डेप्ट। समझ गया ना, क्योंकि किसी न किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया जिससे इनकम आ रही है। मैंने कहा रेलवे का, डैम का। दूसरा डेप्ट होता है ठीक उल्टा, सरकार ने बोरो तो कर लिया है पर इस पैसे को किसी वॉर में लगाना है, इस पैसे को कहीं त्रासदी आई है, कहीं क्लैमिटी आई है, हाँ वहां उसकी भरपाई करनी। ये पैसा सरकार को इनकम जनरेट करके नहीं देगा, मतलब इस लोन से सरकार को कोई और कमाई, फ्रेश इनकम जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा फॉर एग्जांपल नेचुरल क्लैमिटी में लग जा रहा है या किसी वॉर में सरकार युद्ध में पैसा इस्तेमाल कर रही है। इस पैसे को लौटाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो इस पैसे को कई बार बोलते हैं डेड वेट डेप्ट। हाँ, आने वाली सरकारों के लिए और मुसीबत हो जाएगी। आइए और टाइप समझें। रिडीम मतलब होता है रीपे करना। एक ऐसा डेप्ट जब सरकार प्रॉमिस करती है कि एक सर्टेन फ्यूचर डेट में हम लौटा देंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इज कॉल्ड एज रिडीमेबल। रिडीम मतलब रीपे करना, और इरिडीमेबल मतलब सरकार कहती है कि वी विल नॉट रीपे दैट, हाँ उसका इंटरेस्ट देते रहेंगे। डेप्ट के प्रिंसिपल अमाउंट को, मूलधन को आपको नहीं लौटाएंगे, आपको ब्याज देते रहेंगे टाइमली, बट आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन अमाउंट अपने देता है, आपको लाइफ टाइम में नहीं। सोचिए, हाँ लोग तो शायद मुझे लगता है इससे खुश नहीं। दूसरा है शॉर्ट टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट्स जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिए गए होंगे, जैसे कि पीरियड ऑफ 3 मंथ 4 मंथ के लिए लिया होगा, मुझे लगता है 1 ईयर तक बेटर होगा शॉर्ट ड्यूरेशन कहना, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया या एडवांसेस फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक हो गया। ज्यादातर इनमें इंटरेस्ट भी लो होता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन, ये सबसे सेफर फंड्स होते हैं। बड़ा फंड भी है जब सरकार लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ले लेती है, दैट मींस मोर देन 1 ईयर, अब वो 5 ईयर हो 10 ईयर हो, हाँ वो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं जो 1 ईयर से ज्यादा चले जाते हैं। इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है और सरकार लंबे समय तक इस पैसे को अपने पास रख सकती है। एक डेप्ट आता है फंडेड डेप्ट। फंडेड डेप्ट मतलब एक ऐसा डेप्ट जिसको रिफंड करना, लौटाना होता है 1 साल के अंदर। क्या कितना टाइम ड्यूरेशन है, एटलीस्ट आफ्टर, इन ऑर्डर टू रीपे अ फंडेड डेप्ट इट इज क्रिएटेड विद सम मनी इज डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट एंड द डेप्ट इज रिपेड आउट ऑफ दिस। सरकार एक क्या करती है, एक फंड क्रिएट करती है, इस फंड में मनी रख देती है और इस पैसे से ही फंड को लौटा देती है। समझ गया ना। एक होता है अनफंडेड डेप्ट, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का डेप्ट होता है, इस पैसे के लिए कोई सेपरेट फंड क्रिएट नहीं किया गया है, अर्थात कोई एक गुल्लक नहीं बनाई गई है जिसमें पैसा अलग रखा जाए। समझ गया ना। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का ही है, सरकार एक ही बार में पैसा लौटा देती है। एग्जांपल बोल दूं, ट्रेजरी बिल्स। आइए, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से ऐसा डेप्ट है जो सरकार पब्लिक को कहती है आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हैं। हाँ वैसे हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे देश में गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो एक ऐसा डेप्ट विदाउट एनी लीगल एनफोर्समेंट, पीपल चाहे तो ले, वॉलेंट्री खरीदना चाहे, सरकार को डेप्ट देना चाहे तो दे, न तो ना दे। मैंने कहा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ज्यादा सरकार फोर्स करेगी तो सरकार गिर जाएगी, जबकि इसका उल्टा भी हो सकता है, सरकार चाहे तो लीगली कानून बना करके लोगों को मजबूर कर सकती है, फोर्स कर सकती है कि आप हमें डेप्ट दीजिए। यूजुअली वॉर के टाइम में नेशनल कोई क्लैमिटी आ जाए, आपदा आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तब कर सकती है। एक डेप्ट और भी होते हैं जिसे हम कहते हैं मार्केटेबल, अर्थात आपने डेप्ट खरीद लिया, हाँ सरकार से आपने लोन लिया, तो आपने डेप्ट के पेपर मिले होंगे ना आपको, अब इसको आप जाइए मार्केट में नेगोशिएट कर दीजिए। द वर्ड नेगोशिएट मींस फ्रीली ट्रांसफर, किसी को भी जाइए बेच दीजिए, बदले में अपना पैसा फ्रीली, इसे कहते हैं मार्केटेबल। जैसे कि शेयर मार्केट में शेयर आप खरीद सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, कल आपको पैसा जरूरत था, बेच दीजिए, आपका पैसा वापस। ये चीज इसमें भी होता है, दिस इज फ्रीली सोल्ड इन दी सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट। नॉन मार्केटेबल समझ गए, अब आप किसी और को उसको ट्रांसफर या नेगोशिएट नहीं, पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, एनएससी हो गया, आपने एक बार ले लिया। पीपीएफ हाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और पीएफ इज सिंपली प्रोविडेंट फंड, और एनएससी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये अगर खरीद लोगे तो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। आइए ग्रॉस डेप्ट, टोटल डेप्ट, टोटल लोन जो सरकार के समय पास लिया गया एट एनी पॉइंट ऑफ, मान लीजिए 31 मार्च को 2023 को, हाँ 2023 को सरकार के पास टोटल कितना बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग है बस पता कर लो, दैट इज ग्रॉस। बस नेट कब बन जाएगा, इसी ग्रॉस में से क्या करेंगे, सिंकिंग फंड या अदर असेट्स जो रिपेमेंट के लिए अलग करके रखा है उतना माइनस, कुछ पैसे अलग करके रखे हैं इस डेप्ट से लौटाने के लिए। हाँ एक गुल्लक बना दी गई है, नाम है सिंकिंग फंड, ताकि क्या हो पैसा लौटाया जा सके, तो उसको माइनस करो, नेट डेप्ट आ जाएगा। नेट मतलब फाइनल पेमेंट जो सरकार को करनी है। ग्रॉस तो टोटल है जो लोन लिया, उसमें से जितना पैसा अलग करके ऑलरेडी रख चुके हैं, सिंकिंग फंड कर चुके हैं, उसको माइनस कर दो, जो बचेगा नेट बचेगा। चलिए डेप्ट को मैनेज कर, डेप्ट का रिडेम्पशन करना है। कोई भी सरकार डेप्ट लेकर के हाँ अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहती है, तो डेप्ट क्योंकि क्या होता है, सरकारों को चुकाना होता है। सोचिए कांग्रेस ने, सरकार ने लोन लिया तो मोदी को चुकाना पड़ेगा, मोदी लेगी तो कोई और चुकाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली बर्डन किस पे आएगा, देशवासियों पे। तो डेप्ट का बर्डन कम करना है, रीपेमेंट करना, याद रखिएगा गवर्नमेंट के पास एक सर्टेन टाइम लिमिट है, कर सकती है। आइए मेथड समझते हैं। सबसे पहला है सरकार देने से ही मना कर दे, बोले जाओ भैया देना ही नहीं है, बवाले खत्म, ये कह दिया, ये मेथड डेमोक्रेटिक नहीं। हाँ रशिया में ऐसा हो चुका है, रशिया में जब लेनिन गवर्नमेंट पहली बार, हाँ जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जब नहीं बनी, उन्होंने लोगों को डेप्ट देने से मना कर, नहीं हम पैसा लौटाने से मना। बट मैंने कहा हमारे यहाँ वो सिंगल पार्टी सिस्टम है नहीं, तो सरकार मना कर सकती है पूरा डेप्ट दे, डेप्ट और इवन इंटरेस्ट का रिपेमेंट करने से मना। मैंने कहा ये अच्छा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि फिर सरकार को आगे सरकार की क्रेडिबिलिटी, ऐसा हुआ नहीं है, डोंट वरी इंडिया में, आज तक इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सरकार ने मना कर दिया हो कि हम आपको डेप्ट नहीं लौटाएंगे, आपका लोन नहीं लौटाएंगे। दूसरा मेथड,
डेप्ट को कन्वर्ट कर देना। मतलब सरकार क्या करती है, एक हाई इंटरेस्ट डेप्ट के बदले एक नया डेप्ट, जैसे सरकार ने लोन या डेप्ट पहले ले रखा था, अब इसको रिपे करने के लिए क्या करती है, एक और लोन लेती है और उस पैसे से इनको समझ गए, कह सकते हैं हमारी भाषा में सरकार टोपी बदल रही है, कहते हैं ना टोपी पहना रही है, एक की टोपी उतार रही है दूसरे को टोपी पहना रही है। समझ गया ना। ज्यादातर सरकार ऐसा मार्केट रेट का फायदा लेने के लिए करती है, जब देखती है कि बाजार में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेप्ट मिल रहा है तो वो बोरो कर लेती है और हाई रिटर्न वाले इंटरेस्ट वालों को क्या करती है, ये पैसा लौटा देती है। सरकार का टैक्स बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाता है। हाँ अच्छा, सरकार बोझ से मुक्त नहीं हुई, याद रखिएगा, ओनली बस ब्याज का बर्डन कम हो गया है। फिर होता है बजटरी सरप्लस, मतलब सरकार क्या करे, अपने बजट में कुछ पैसे बचा ले। ये कब होगा, जब सरकार का बजटरी रेवेन्यू ग्रेटर देन बजटरी एक्सपेंडिचर हो जाए, मतलब सरकार की आमदनी ज्यादा है और खर्च कम कर रही है तो पैसा बचेगा, हम इसको कहते हैं सरप्लस। तो हमारे देश में आज तक हुआ नहीं है जब से हम आजाद हुए हैं, और ऐसा हो जाए इस सरप्लस पैसे से डेप्ट चुकाया जा सके, क्योंकि सरकार के खर्चे ही इतने ज्यादा है ना। हमारी सरकार एक डेवलपिंग कंट्री है, एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो उसके खर्चे इतने ज्यादा है। तो ऐसे भी क्या हो सकता है, डेप्ट को लौटाया जा सकता है, सरप्लस क्रिएट कर दो बजट में और पैसा लौटा दो। एक तरीका और है डेप्ट को चुकाने का, और वो है एन्युटीज बांटो। एन्युटीज मतलब एनुअल पेमेंट। समझाते हैं, सरकार ने 5 करोड़ का लोन लिया, कितना, 5 करोड़ का लोन लिया और टाइम रखा 5 साल का, और कहा, सरकार ने प्रॉमिस किया कि हर साल एनुअली 1 करोड़ हम लौटाते जाएंगे। तो 5 साल में क्या हो जाएंगे, कर्ज मुक्त। तो एनुअली सरकार कितना लौटा रही है, 1 करोड़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इसे कहते हैं टर्मिनल मतलब एनुअल, एन्युटी मतलब एनुअल पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट और साथ में ब्याज देती जाती है। ये मेथड सबसे आसान है, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक आते आते सरकार क्या हो जाएगी, कर्ज मुक्त हो जाएगी। हाँ, जितने ड्यूरेशन का वो लोन लिया है उतने ड्यूरेशन फिनिश होते होते सरकार का डेप्ट बर्डन क्लियर। बहुत अच्छा तरीका है ये। और क्या तरीका है, रीफंडिंग। रीफंडिंग में सरकार क्या करती है, एक बॉन्ड जारी कर देती है। क्या चीज, इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू रिपे दी मैच्योर्ड। मतलब एक लोन जिसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेट से 5 साल का लोन था, 5 साल पूरे होने वाले हैं, सरकार उसको रीपे करने के लिए एक नया बॉन्ड, एक नया डेप्ट ले लेती है। टोपी घुमाओ, ठीक है ना। बट ध्यान देना है कि रिफंडिंग इज द प्रोसेस इन विच मैच्योर्ड बॉन्ड्स, कीवर्ड ध्यान दीजिए, आर रिप्लेस बाय द न्यू बॉन्ड। यहां पर इंटरेस्ट के लिए ध्यान से नहीं कर रहे हैं कि इंटरेस्ट बर्डन कम करना है, नहीं नहीं, यहां पर बस जो बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं उसके बदले एक नया बॉन्ड इशू हो। फिर होता है सिंकिंग फंड, एक गुल्लक है, हाँ पिगी बैंक है सरकार की। सरकार ने 5 करोड़ का लोन लिया, ध्यान से सुनिएगा फिर से, कितने का लोन लिया, 5 करोड़ का पब्लिक डेप्ट ले लिया, पब्लिक को प्रॉमिस किया कि 5 साल बाद लौटाएंगे। ठीक है, यहां तक तो कॉमन बात है, पुरानी बात है सर। अब सरकार हर साल जो कमाई कर रही है 1 करोड़ रुपया प्लस ब्याज एक डेप्ट, एक गुल्लक में, हाँ एक बैंक में सोचो जमा कर दे रही है, नाम है सिंकिंग। सरकार इसको हर साल 1 करोड़ प्लस ब्याज, 1 करोड़ प्लस ब्याज, ऐसा 5 साल तक करेगी। क्या हो जाएगा, 5 करोड़ वापस ब्याज सहित लौटा पाएगी कि नहीं 5 साल बाद। हाँ, पहले साल लौटा नहीं रही है, बल्कि एक फंड में क्या कर रही है, पैसा जमा कर दे रही है ताकि इस पर भी ब्याज मिले। बस इस प्रोसेस का नाम है सिंकिंग फंड। टर्मिनल एन्युटीज में क्या होता था, टर्मिनल एन्युटी में एनुअली सरकार पैसा लौटा देती थी, या एनुअली लौटा नहीं रही है, पैसा एनुअली कलेक्ट कर रही है एक फंड में, नाम है सिंकिंग फंड, पर रीपेमेंट कब करना है, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। समझ गया ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, पर मैंने कहा सरकारें इतना वेट नहीं कर पाती हैं, इससे पहले ही किसी और काम में सिंकिंग फंड इस्तेमाल हो जाता है। एक तरीका है कैपिटल लेवी लगा दो, बड़ा आसान तरीका। भाई सरकार तो सर्वशक्तिशाली है, कानूनी तो बनाना है उनको पैसा लेने के लिए, क्या करना है, एक तो लॉ पास कर देना है, चुटकियों में पैसे आ जाएंगे किसी के पास, है कि नहीं है। तो सरकारें क्या करती है, हैवी टैक्स लगा दे लोगों की प्रॉपर्टी पे और वेल्थ पे, जो अमीर लोग हैं उस पर टैक्स लगा दे, तो उससे जो पैसा आएगा लौटा दो, खत्म, नाम है कैपिटल लेवी, सबसे आसान तरीका। और क्या तरीका है, याद रखिएगा, डेप्ट मैनेजमेंट चल रहा है, डेप्ट का रीपेमेंट, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। या तो सरकार क्या करे, एक स्टैट्यूटरी अर्थात एक लॉ पास करे और रेट ऑफ टैक्स को गिरा दे। अगर सरकार ने 10% पे डेप्ट लिया था, रेट ऑफ टैक्स अब क्या करें, अनाउंस कर दे, सिर्फ 7% अलाउ कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है। और क्या कर सकती है सरकार, कोई एडिशनल, सरकार कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके, एक नया टैक्स लगा करके उससे पैसा कलेक्ट करके रीपेमेंट ऑफ डेप्ट कर सकती है। हाँ, जैसे कैपिटल लेवी कर रही थी, एक लमसम अमाउंट लगा रही थी, मैंने कहा कैपिटल लेवी नहीं लगा, एक दूसरा कोई टैक्स लगा। चलिए, अभी तक तो आपने समझा कि कैसे रिडेम्पशन ऑफ डेप्ट कर सकती है, कैसे डेप्ट को सरकार मैनेज कर सकती है। सरकार मतलब शक्ति, है ना, पूरा पावर है। यहाँ पर मैं ये सब नहीं कर पाएंगे, हाँ आम बिजनेसमैन, आम इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा। डेप्ट ट्रैप एक ऐसा फिनोमेना, जब गवर्नमेंट ने लोन लिया और उस लोन का इंटरेस्ट और लोन का बर्डन सरकार चुका नहीं पा, सरकार जो इससे पहले लोन ली थी उनका लोन भी प्लस फ्रेश लोन लिया और इसका इंटरेस्ट सरकार के लिए बर्डन हो जाता। तो अ कंडीशन इन विच द डेप्ट रीपेमेंट इज अ बर्डन, अ कंडीशन इन विच द फर्दर बोरोइंग ऑफ डेप्ट इज नॉट ग्रांट। सरकार एक डेप्ट के जाल में फंस गई, ट्रैप मतलब जाल होता है। तो गवर्नमेंट इज ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ बोरोइंग। तो लोन को लौटाने के लिए भी लोन चाहिए और लोन का ब्याज लौटाने के लिए एक और लोन चाहिए, क्या मैं कह, तो सरकार ट्रैप में फंस जाती है। हाँ, ऐसा होता है, पाकिस्तान के साथ यही हुआ है इस समय। वर्तमान में पाकिस्तान श्रीलंका दोनों खत्म, फाइनेंशियली दोनों बैंकरप्ट कंट्रीज हैं। पता है कि नहीं आपको, दोनों देश दिवालिया निकल गया है। श्रीलंका का भी बुरा हाल है। पता है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइस लगभग 272 रुपीज पर लीटर है। हाँ, 200
₹72 का 1 लीटर बिकॉज कंट्री आउट ऑफ कंट्रोल है। चलो पब्लिक डेप्ट क्योंकि सरकार ने बहुत ज्यादा लिया, फर्दर डेप्ट मिल नहीं रहे। बर्डन ऑफ द डेप्ट्स, तो मैंने कहा बर्डन ऑफ डेप्ट्स कई टाइप के हैं। एक है डायरेक्ट मनी बर्डन। पहला बर्डन सरकार के ऊपर क्या है कि सरकार ने जो बोरोइंग की है ना, जो बोरोइंग की है, तो इंटरनल डेप्ट का डायरेक्ट बर्डन तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमने सरकार को पैसा दिया फिर बाद में सरकार ने मुझे दे दिया, तो पैसा हमारे ही देश के अंदर घूम रहा है, ये कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। दिस इज नॉट अ बिग बर्डन, ठीक है ना, मनी क्योंकि बस चेंज एंड कर रहा है। और इनडायरेक्ट मनी बर्डन क्या है, जब सरकार हमसे बोरोइंग कर रही है तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, बाजार में डिमांड एंड सप्लाई, सरकार में चीजों को प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है ताकि सरकार अपने डेप्ट्स को पूरा कर सके। ये तो एक बर्डन है हमारे। हाँ, क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो जा रही है सरकार, क्योंकि इस डेप्ट को चुकाने के लिए कहीं ना कहीं चीजों पे टैक्स लगा रही है, टैक्स का रेट इंक्रीज कर दे रही है सरकार, ऐसे नहीं तो वैसे वसूल ले। दूसरा है रियल बर्डन, मनी नहीं वर्ड है, देखिए ध्यान से क्या वर्ड है, रियल बर्डन। तो जो स्ट्रेस जो टैक्स पेयर को पड़ रहा है, जो परेशानी हो रही है, जिसको हम एक्चुअली रुपए में नहीं नाप सकते, वो है, याद रखिएगा, देश में इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो जाएगा, टैक्स पेयर पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा, ये है रियल बर्डन। और इनडायरेक्ट बर्डन क्या है, देश की इकोनॉमी का प्रोडक्शन। क्यों, अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया लोगों के लोन्स पर, लोगों के ब्याज पर, टैक्स पेयर और बर्डन महसूस करेंगे, उनकी सेविंग्स कम हो जाएगी, उनका विल टू सेव, विल टू प्रोड्यूस कम हो जाए, तो ये है इनडायरेक्ट बर्डन। ठीक है, वो ज्यादा काम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि क्या फायदा है काम करके भाई, सब सरकार टैक्स के रूप में ले रही है, ये है इनडायरेक्ट। हाँ सच में ऐसा हो सकता है। आइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्या करते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द पब्लिक डेब्ट्स पढ़ते हैं। पहला इंपैक्ट है सेविंग्स को इकट्ठा करना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सरकार खूब सारे फंड इकट्ठा कर सकती है और बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकती है। जो बड़े बड़े आप रोड्स देख रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन देख रहे हैं, सब पब्लिक डेब्ट की वजह से ही सरकार आज कर पा रही है। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी देश की इंप्रूव हो सकती है क्योंकि नई और बेटर टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ला सकती है क्योंकि इसके लिए चाहिए खूब सारा पैसा, और पैसा डेब्ट के रूप में मिल जाता है। और क्या है, देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल डेवलप होता है क्योंकि जब देश में बोरोइंग ईजी हो जाएगी, चाहे सरकार के लिए चाहे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो। और तो और नए रोड्स बनेंगे, नए कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होंगे, नया फाइनेंस सिस्टम डेवलप होगा, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होगी, कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होगी, फॉरेन मुद्रा, विदेशी मुद्रा लेना आसान हो जाएगा जब सरकार बोरिंग फॉरेन डेब्ट्स में करेगी, विदेशी मुद्राओं में करोगी। हाँ, मतलब फॉरेन कंट्री से अगर देश बोरो करता है तो भी देश का क्या होता है, फॉरेन करेंसी का जो सरकार के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाता है। आइए एडवर्स इफेक्ट क्या है, अगेन फिर से वही पॉइंट आ रहा है, सरकार के डेब्ट लेने पर सरकार लौटाते समय या लौटाने के लिए क्या करती है, टैक्स का रेट इंक्रीज करती है, नतीजा चीजें महंगी, क्योंकि सरकार को रिपे करना है तो सरकार ऐसा कर सकती है, एडिशनल टैक्स बर्डन लग जाता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट लोगों की हैम्पर्ड हो जाती है क्योंकि मैंने कहा सरकार टैक्स पेयर पर और बर्डन डाल देती है, हाँ टैक्स को रिपे करते समय, ठीक है ना, तो लोगों की विल टू सेव, विल टू वर्क हार्ड कम हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पब्लिक डेब्ट से जो गवर्नमेंट ने हायर इनकम लोग हैं उन्हीं को डेब्ट लेती है, अब क्योंकि उनको फिर रिटर्न भी करती है तो रिच और रिच हो, क्योंकि उसको अच्छा ब्याज मिलता है। अक्सर गवर्नमेंट जो ब्याज देती है और पैसा लौटाती है वो टैक्स फ्री होता है। अनप्रोडक्टिव डेब्ट देश के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। हाँ, अगर सरकार ने डेब्ट ले लिया और उसको किसी प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही, कोई फर्दर इनकम जनरेट नहीं हो रही है, वो डेब्ट देश के लिए बहुत बड़ा समस्या। हाँ, सरकार पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर आने वाले समय में वही डेब्ट ट्रैप बन जाएगा, देश के लिए डेब्ट बर्डन बन जाएगा। लास्ट है डेब्ट का टाइमली इंटरेस्ट रीपेमेंट कर, क्योंकि सरकार ने लोन तो ले लिया है पर हर साल उसका जो इंटरेस्ट का बर्डन है जो सरकार को पे करना है वो भी सरकार के लिए एक अलग डेब्ट है, अलग बर्डन है। हाँ, सरकार को भी इसको टाइमली दे देना चाहिए। तो डेब्ट सर्विस करना था, डेब्ट का रीपेमेंट करना अलॉन्ग विद